तो नेक्स्ट हम रिवाइज़ करेंगे यार जो वीकली करंट अफेयर्स हैं माइंड मैप्स की, उसकी बात करेंगे, रिवाइज़ करेंगे एक हफ्ते का, जो 2 जून से यहाँ पे 6 जून तक जो हमारे पास चीज़ें रही थी न्यूज़ में, उसको यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहा है, एक प्रीलिम्स वाला टॉपिक है बट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ब्रिक्स 2026 के अंदर इंडिया चेयरशिप करेगा, है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे जो 13 ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम है, इसके कॉन्टेक्स्ट एंड थीम की बात करें तो न्यू दिल्ली में ये 2026 में यहाँ पे होगा भाई। सिटीज़ फॉर इंडिया ये इसका थीम है, ये थीम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। विज़न क्या है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। फोकस किस चीज़ पे करेगा यार, जो 13 ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम है, इन्वेजिव अर्बनाइजेशन पे, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे, म्यूनसिपल गवर्नेंस पे ध्यान देना है, डिजिटल इनोवेशन करना है। पॉलिसी एंड पार्टिसिपेशन की बात करें तो कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस निकालने की बात करता है। यहाँ पे 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया की लेगेसी की बात करें तो इंडिया जो है 4th टाइम यहाँ पे ब्रिक्स समिट, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये देशेस हैं, तो ये 4th टाइम्स को होस्ट कर रहा है। एंड एजेंडा लीडर रहा है भाई इंडिया 2013 से। नाउ की मीटिंग्स एंड इवेंट्स की बात करें तो वर्किंग ग्रुप होता है, जहाँ पे टूरिज्म के अंदर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज की बात की गई। वर्किंग ग्रुप ने बोला काउंटर टेररिज्म पे यहाँ पे हम सिक्योरिटी थ्रेट्स को यहाँ पे देखेंगे, वुमेन के अंदर एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी लाने की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के अंदर फ्यूचर फॉर वर्क की बात करेंगे, है ना। एसएमई के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर। एंड फोरम एंड समिट की बात करें तो यंग डिप्लोमेट्स जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। एडीआर जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीटिंग्स में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए करेंगे। फॉरेन यहाँ पे मिनिस्टर्स जो होंगे वो रीजनल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारे पास की मीटिंग्स एंड इवेंट्स की बात की है बिग समिट के अंदर। ना न्यूज़ में था यार, है ना। यहाँ पे देखो मेन चीज़ में ब्रिक्स समिट 2026 में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिटीज़ फॉर पीपल इज़ द थीम फॉर 2026, होस्ट कौन करेगा, न्यू दिल्ली, इंडिया। विजन क्या है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है यार, है ना। एंड 4th टाइम यहाँ पे ये होस्ट कर रहा है इंडिया। यहाँ पे इस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास कफ सिरप अब्यूज़ जो बिहार में हमको देखने को मिल रहा है यार, है ना। जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो लीकर प्रोहिबिट कर दिया गया 2016 में, बिहार में लीकर जो है दारू बंद कर दिया गया, तो अल्कोहल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे कफ सिरप को यहाँ पे लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कोडीन है भाई, है ना। ये कोडीन, व्हाट इज़ कोडीन, एक तरह से ये नेचुरली ऑकरिंग ऑपियोइड है, मॉर्फिन से डिराइव्ड होता है, कफ सप्रेसेंट, ठीक है, कफ को कम करेगा, पेन रिलीव मेडिकेशन के तौर पे कोडीन का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें, जो कोडीन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिराइव फ्रॉम मॉर्फिन यार, ठीक है। ये एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, है ना। ऑपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिड्यूस करता है कफ रिफ्लेक्स को, एंड ऑल्सो इट अल्टर्स पेन परसेप्शन। तो एक तरह से पेन रिलीविंग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसको अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नाउ साइड इफेक्ट एंड हेल्थ रिस्क की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट में ये जो कोडीन है ये ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस करता है, नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, सीरेशन या मदहोश कर देता है। रिस्क ऑफ मिसयूज़, जो ये कोडीन है इसको जब इसको मिसयूज़ करने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होकर इंसान की जान भी जा सकती है, जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग, अगर ओवरडोज हो गया तो लाइफ जान जा सकती है ना। कोडीन के लीगल स्टेटस की बात करें तो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के अंदर ये कोडीन जो है यहाँ पे इसको एक तरह से प्रोहिबिट किया गया है। इट इज़ क्लासिफाइड एज इंटॉक्सिकेंट यार। अनऑथराइज यूज़ आप करते हो कोडीन सिरप का तो फाइन लगता है, कॉन्फिस्केशन एंड इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मिसयूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है बिहार में, वो यहाँ पे न्यूज़ में था, ठीक है। ये एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ क्लासिफाइड एज इंटॉक्सिकेंट एंड बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट ऑफ 2016 के अंदर ये इंक्लूड है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट उदयक की बात करें, जो प्रोजेक्ट उदयक है, ये प्रोजेक्ट उदयक की बात करें तो ये जो 1989 में स्टेब्लाइज किया गया था, इट इज़ द स्ट्रेटेजिक विंग ऑफ बीआरओ यार, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कंट्रोल करता है बीआरओ के अंदर, है ना। ये क्या करता है, रोड बनाने की बात करता है यार, ठीक है। रोड नेटवर्क है अराउंड 1500 किलोमीटर्स का, अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्ट ऑफ असम को ये कवर करता है। उदयक के अंदर अरुणाचल प्रदेश एंड असम के अंदर रोड बनाने की बात की गई। एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल वैल्यू रखता है ये जो प्रोजेक्ट उदयक है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पे रोड बनाने की बात करता है यार। देयर इज इंडिया चाइना, इंडो म्यांमार बॉर्डर्स में रोड बनाने की बात करता है, बॉर्डर फेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करता है, नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करता है जो प्रोजेक्ट उदयक है।
रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो इसने प्रोजेक्ट उदयक न्यूज़ में था बिकॉज 12 ब्रिजेस, स्ट्रेटेजिक रोड बनाया गया, हेलीपैड्स बनाए गए, है ना, मिलिट्री मोबिलिटी को एनहांस किया जो प्रोजेक्ट उदयक है उसने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। याद रखना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्रोजेक्ट उदयक। एंड ये प्राइमरी रोल क्या है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, नाम से मेरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर का रोड बनाएंगे, टनल बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, एयरफील्ड्स बनाएंगे। मिलिट्री लॉजिस्टिक को यहाँ पे ट्रैवल करने में हेल्प करता है। 37th राइजिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया भाई? 37th राइजिंग डे 1 जून 2026 में ये न्यूज़ है। कहाँ पे? धूमधाम असम में सेलिब्रेट किया गया। जो नॉर्थ ईस्टर्न रोल है इन दी प्रोजेक्ट उदयक, है ना, इंडिया को सिक्योरिटी, इंडिया के जो सोवेनिटी को मेंटेन करने में नॉर्थ ईस्टर्न रोल है, वो यहाँ पे उसको देखते हुए ये 37th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया 1 जून 2026 में। ये इंपॉर्टेंट है, धूमधाम असम। नेक्स्ट हम बात करें तो मलेशिया का जो अंडर 16 सोशल मीडिया बैन है वो न्यूज़ में रहा था यार। मलेशिया ने अंडर 16 जो सोशल मीडिया है उसको बैन कर दिया। ठीक है, बैन क्यों किया भाई? जो 16 साल से नीचे वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीज़न फॉर दी बैन की बात करें तो जो हार्मफुल कंटेंट है उनसे 16 साल से छोटे बच्चों को बचाने के लिए, जो बुलिंग है, साइबर बुलिंग, उससे लड़ने के लिए, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स देखने को मिले उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे बैन किया गया। एडिक्टिव प्लेटफॉर्म फीचर है यार, जो प्लेटफॉर्म के जो फीचर्स है, एडिक्टिव नशा आ जाता है, आदत लग जाती है, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी को एनहांस करने के लिए एंड ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो किया गया, बैन कर गया अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया। की प्रोविजन क्या है? ये जो मलेशिया के अंदर अंडर 16 सोशल मीडिया बैन है उसका, है ना, ये मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन है भाई। हर जगह यहाँ पे वेरिफिकेशन 16 साल से नीचे को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, नहीं जाएगा। एंड ट्रांजिशन पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, अभी जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए ट्रांजिशन पीरियड बनाया गया। एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, अगर इसको बात नहीं मानते तो कंप्लायंस नहीं करोगे तो पेनल्टीज लगेंगी। कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है पेरेंट्स का कि यार देखो पेरेंट्स 16 साल से नीचे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे तो पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, पेरेंट्स का कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। सेफ्टी बाय डिज़ाइन रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखा गया। एंड कंसर्न रिगार्डिंग दी बैन, ठीक है, बैन करने से क्या हो रहा है? जो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है उसमें जो 16 साल से नीचे बच्चे हैं वो जा रहे हैं। इफेक्टिवनेस जो है, एज वेरिफिकेशन कितना इफेक्टिव है यार, कि लोग जो 16 साल से नीचे वाला भी अगर यहाँ पे 18 साल से ऊपर वाला बता दिया तो वो कितना इफेक्टिव है ये नहीं बता पा रहा है। एंड जो एजुकेशनल एंड सोशल मीडिया बेनिफिट्स है उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो सोशल मीडिया बैन करेंगे। बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एडिटिव नहीं भाई, अब यूट्यूब चलाता हूँ तो मैं पढ़ाई भी तो करते हैं यार, तो प्राइवेसी डेटा कलेक्शन इशू की बात करते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया बैन करने से। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन हमको देखने को मिला न्यूज़ में यार। क्या क्या? यहाँ पे जो सेकंड डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग्स हमको देखने को मिला न्यू दिल्ली के अंदर। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रिचर्ड मार्ल्स जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर, इनों के बीच में यहाँ पे क्या हुआ? डायलॉग हुआ। एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात करें तो मैरीटाइम सर्विलेंस एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात की गई। मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप में जॉइंट मिलिट्री सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप बनाया गया, है ना। मैरीटाइम की बात करें ना, पानी वाला, तो रूल बेस्ड यहाँ पे इंडो पैसिफिक बनाने की बात की, मतलब हम फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बनाएंगे। यूएन क्लास 1982 को यहाँ पे मानेंगे, कंप्लाई करेंगे। ये आपस में मिलके ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे बातचीत की। स्पेशलाइज्ड डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई, है ना। ऑपरेशन रेंडर सेफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो रेंडर सेफ है वो 2025 में किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैरीटाइम एक डिफेंस कोऑपरेशन है। ब्लैक कार्लियन सबमरीन रेस्क्यू, ये भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे मैरीटाइम डिफेंस डायलॉग है, ठीक है, मिशन है एक तरह से आपस में। इंडियन ओशन कोऑपरेशन के अंदर आयोरा मैरीटाइम सेफ्टी वर्किंग ग्रुप बनाया गया। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज चेन्नई के अंदर यहाँ पे किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम 2026 में जो ऑस्ट्रेलिया डिफेंस समिट हुआ था वो हमने बात की। मिलिट्री एंगेजमेंट के अंदर, है ना, तालिस्मान सबरी, मिलन, काकडू, ऑस्ट्रा हिंद, ये जो है ना ये सब मिलिट्री एंगेजमेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एंगेजमेंट है। ठीक है, ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तिलिस्मान सबरे, मिलन, काकाडू एंड ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, एयरफोर्स कोऑपरेशन के अंदर हमने एक्सरसाइज पीच बैंक, एक्सरसाइज पीच बैंक इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स कोऑपरेशन यार। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अरेंजमेंट में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या किए? कोऑपरेट करने की बात की। तो ये हमने बात की, बट मेंस के जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी, सॉरी प्रीलिम्स जो चीज़ें थी 2 तारीख को। नाउ मेंस में यहाँ पे हम बात करें तो सिंथेटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यहाँ पे न्यूज़ में रहा था यार। सिंथेटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात करें तो क्या होता है सिंथेटिक बायोलॉजी यार? इट इज़ इंजीनियरिंग रूल्स फॉर बायोलॉजी, है ना, आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म को डिज़ाइन करना एआई एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंथेटिक बायोलॉजी। इसके अंदर जो रिसेंट फाइंडिंग्स है उसकी अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स देखने को मिला।
मतलब जीन वर्सेस फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। देखो भाई जीन यहाँ पे कम है, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा नहीं है भाई। देखो भाई ह्यूमंस के अंदर 22,000 जीन्स है यहाँ पे, तो अराउंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देखो भाई। वाटर फ्ली इस पर ज़्यादा जीन्स है, तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा जीन्स तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी पैराडॉक्स है। एंड टेक्नोलॉजी एडवांस की बात करें तो रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, कंप्यूटर मेड लाइफ देखने को मिल रहा है, मतलब डिजिटली लाइफ को क्रिएट किया जा रहा है, केमिकली बिल्ड जीनोम हमको देखने को मिल रहा है। मेथड्स की बात करें तो सिंथेटिक बायोलॉजी में टॉप डाउन यहाँ पे मेथड जो कि जीन रिप्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है, बॉटम अप जो कि प्रोटोसेल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे प्रोटोसेल का इस्तेमाल किया जाता है, टॉप डाउन ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लाइफ सेल के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, नेचुरल डीएनए को रिप्लेस कर दिया ह्यूमन डिजाइन डीएनए से। बट बॉटम अप में हमने क्या किया, एक नॉन लिविंग केमिस्ट्री हमने क्या बनाया, लाइफ को बनाया, प्रोटोसेल बनाया, फैटी एसिड वेसाइकल्स आरएनए कैप्चर करके एक सेल्फ स्प्लिटिंग करके हमने क्या बनाया, एक सेल को बनाया। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बना हुआ सेल में हम चेंजेस कर रहे हैं। इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस की बात करें तो सिंथेटिक बायोलॉजी क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्रीज में एआई इंटीग्रेशन में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, रिस्क एंड कंसर्न्स भी हैं, लाइक ये बायो सिक्योरिटी पे इफेक्ट डालेगा, एथिकल इश्यूज हैं यार, अपने हिसाब से कोई भी कुछ बना सकता है ना, तो वो इलीगल भी एथिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट डालेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना। एंड इसके अंदर इसके बाद हम कोड जेनेटिक्स वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डीएनए के अंदर जो बेस कोड होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन, ATGC। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करें तो जीन कंट्रोल में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो देखो भाई डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में रेगुलेटरी रीजन्स की बात करते हैं, यहाँ पे डीएनए के अंदर रेगुलेटरी रीजन्स की बात करते हैं, प्रोटीन रेगुलेशन एंड जीन कंट्रोल रोल की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी, क्या सिग्निफिकेंस है यार, इंप्रूव करेगा हेल्थ केयर को, है ना, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी पे क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस है। मैपिंग ट्री ऑफ लाइफ की बात करें तो हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेगा सिंथेटिक बायोलॉजी यार, जीन डिज़ाइन में एडवांसमेंट लाएगा, स्पेशल सेल फैक्ट्रीज बनाने के देखने को मिलेगा, जो फिनाइलकीटोनुरिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हमारे पास देखने को मिल सकता है, बिकॉज दी सिंथेटिक बायोलॉजी हम अपने हिसाब से डीएनए बना के डाल सकते हैं। कार्बन ट्रैपिंग जो है इन्वायरमेंट के अंदर, है ना, कार्बन ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे कुछ जीन जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी से हम कार्बन ट्रैपिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्पिल क्लीनअप, ऐसे कुछ बैक्टीरिया बना सकते हैं जो इंडस्ट्रियल स्पिल को क्लीन अप करें। नॉन फूड प्लांट बायोफ्यूल बना सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि बायोफ्यूल बना सके। जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं भाई, है ना, इवोल्यूशनरी ट्रैकिंग में हेल्प कर सकता है, म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने में सिंथेटिक बायोलॉजी हेल्प करेगा। कंसर्न्स क्या है भाई, जो इंडिपेंडेंट कॉपिंग है, अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोडक्ट बन गए, खुद से कॉपी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रीडिंग होना चालू हो गया तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इवोल्यूशन ट्रैप मतलब वाइल्ड स्पीसीज जो है वो मिक्स हो सकते हैं, अनमॉनिटर्ड म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, इकोसिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं यार। बायोसिक्योरिटी एंड डुअल यूज़ की बात करें तो चीप जीन मेकिंग देखने को मिल सकता है, एआई पावर्ड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने मन हिसाब से। एक्सीडेंटल लैब लीक अगर हो गया तो क्या हो सकता है, उसका प्रभाव पड़ सकता है यार बायोसिक्योरिटी पे ऊपर। कस्टम मेड जम्प, जानबूझ के ऐसा कोई बीमारी बना दे रहा है कोविड टाइप का जो कि फैले और ज़्यादा फैलते जाए, तो उससे एक तरह से हमारे पास बायोसिक्योरिटी कंसर्न है। वे फॉरवर्ड क्या है जो ये सिंथेटिक बायोलॉजी है, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर क्या है, वे फॉरवर्ड करना क्या है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रूल्स एंड ओवरसाइट बनाने की ज़रूरत है ना। फास्ट सेफ्टी चेक्स करना बहुत ज़रूरी है यार। अपडेट सप्लाई जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करें तो ग्लोबल ट्रीटीज़ की करने की बहुत ज़रूरत है। जो डीएनए ऑर्डर्स हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। सेफ आइसोलेशन प्रैक्टिस मतलब इंडस्ट्रियल टैंक्स जो हैं, क्लोज इंडस्ट्रियल टैंक्स में यहाँ पे सब करना जरूरी है। एंड जेनेटिक जो किल स्विच है वो होना चाहिए, अचानक से कैसा स्विच होना चाहिए सबको मार दिया जाए, तो जेनेटिक किल स्विच होना भी बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यार। नेक्स्ट न्यूज़ में रहा था मेंस रिलेटेड, ये है राइट टू बी फॉरगेटेन इन इंडिया यार, ये हमारे पास न्यूज़ में था 2 तारीख को। राइट टू बी फॉरगेटेन की बात करें तो जो RTBF है, राइट टू बी फॉरगेटेन, यहाँ पे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है, कंट्रोल ओवर डिजिटल फुटप्रिंट, मेरे जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको अपने आप गायब होने की अपने पास राइट है यार। डिलीटेशन, डी इंडेक्सिंग एंड रिस्ट्रिक्शन का मेरे पास अधिकार है। इट अप्लाइज टू आउटडेटेड एंड हार्मफुल डाटाज जो है मेरे, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है राइट टू बी फॉरगेटेन। लाइक दिल्ली हाई कोर्ट के जो फ्रेमवर्क है उसने क्या बोला, ये जो राइट टू बी फॉरगेटेन है, मेरे जो डाटा है वो आप उसको हटाना मेरे अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क डी इंडेक्सिंग के लिए होना चाहिए, है ना। एक जो पर्सनल डाटा है उसको मास्क करना है। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ वाटर इसकी बात करता है यार,
ओपन जस्टिस वर्सेस पर्सनल डिग्निटी की बात करते हैं यहाँ पे। जो राइट टू बी फॉरगेटन है, मतलब जो कोर्ट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्टेड है ना, अनरेस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन स्प्रेड है उसको लिमिट करना है। नेम नॉट परमानेंट सर्च की वर्ड में, जैसे मैं कोई जुर्म किया, मैं जेल गया, मेरे पास जेल गया भी, या फिर कोई चीज़ में मेरा केस चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा सर्च की वर्ड में रहे, तो नॉट परमानेंट सर्च की वर्ड यहाँ पे होने चाहिए, ये बोला गया। एंड राइट टू बी फॉरगेटन टूल्स की बात करें तो डिलीटेशन, मेरा नाम को हटा दो, परमानेंट रिमूवल ऑफ दिस, मतलब सोर्स से हमेशा के लिए रिमूव कर दो, डी इंडेक्सिंग, सर्च रिजल्ट रिमूवल, है ना। एंड रिएक्शन क्या होता है, मास्क करना होता है यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स को। एनोनिमेशन में डाटा बिकम नॉन पर्सनल। यार की फाइंडिंग्स क्या बोला है, जो जजमेंट है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का, इसने बोला कि एक्विटेड एंटाइटलमेंट ऑफ द एक्विटेड, सर्च इंजन रेस्ट्रिक्शन की बात की जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। यार मैट्रिमोनियल एंड प्राइवेट डिस्प्यूट्स में यहाँ पे इसमें आपके पास ये अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, राइट टू बी फॉरगेटन का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ कंटिन्यूस हार्म टू रेपुटेशन, यार ये जो है राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो कंटिन्यूस हार्म टू रेपुटेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करता है। ना ग्लोबल इवोल्यूशन की बात करें तो राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर दुनिया में क्या देखने को मिला अपने को, राइट टू बी फॉरगेटन के अंदर जो ग्लोबल इवैल्यूएशन उसकी बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया 2014 में। जो गूगल स्पेन केस था वो हमने देखा यार। GDPR आर्टिकल 17 की बात करते हैं, जहाँ पे राइट टू इरेजर, आप अपने आप को जो है उसको इरोज कर सकते हो, है ना। अदर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो US ने कैलिफोर्निया इरेजर लॉ एंड डिलीटेशन एक्ट लाया। कनाडा के अंदर पीपीडा एंड फेडरल कोर्ट रूलिंग की बात करते हैं। UK, अर्जेंटीना एंड जापान ने भी इस प्रकार से चीज़ें लाई हैं। इंडिया के अंदर स्टेटस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू प्राइवेसी के अंदर राइट टू फॉरगेटन आता है। केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में राइट टू प्राइवेसी, है ना, एक राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 ये बोला गया, है ना। बालालैंड अगेंस्ट आर्टिकल, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट 19A की। एंड स्टेटरी एंड रेगुलेटरी पोजीशन की बात करें तो DPDP एक्ट 2023 जो है राइट टू रेजर का कॉन्सेप्ट देता है। IT इंटरमीडिएट गाइडेंस जो है 2021 किसकी बात करते हैं, एम्बिग्यूटी इन पब्लिक कोड रिकॉर्ड, है ना। ये सब स्टेटरी एंड रेगुलेटरी पोजीशन है भाई राइट टू बी फॉरगेटन का। ना इवोल्यूशन की बात करें, जुडिशियल अप्रोच का इंडिया के अंदर क्या इवॉल्व रहा, तो कि केस लॉ की बात करें तो R राजगोपालन जो केस था, आज राजगोपाल केस ऑफ 1994, वहाँ पे राइट टू बी लेट अलोन ये हमारे पास आया। कन्फ्लिक्टिंग हाई कोर्ट रिव्यूज़ देखने को मिले इसके मामले में, गुजरात, उड़ीसा, केरला हाई कोर्ट्स में। प्रो प्राइवेसी शिफ्ट देखने को मिला 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्राइवेसी बहुत जरूरी है ये बोला। 2024 कंसोलिडेशन की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कंसोलिडेट किया, 2 टायर टैक्सोनॉमी बनाया जाएगा फॉर डी इंडेक्सिंग, है ना। हु कैन आस्क फॉर डी इंडेक्सिंग, जो कि अपना नाम को हटा सके, तो जो एक्विटेड और डिस्चार्ज जो हो चुके हैं वो लोग, है ना, जो निर्दोष साबित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, या फिर जो सेटल कर दिया गया केस या फिर क्वॉश कर दिया गया है। प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है वो अपने आप को यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन के लिए आस्क कर सकते हैं, डी इंडेक्सिंग के लिए अपने नाम को हटाने से रिकॉर्ड से, है ना। कौन आस्क नहीं कर सकता, जो सीरियस क्राइम लाइक यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन, है ना, वुमेन, ह्यूमैनिटीज़, तो ये सब जो सीरियस क्राइम्स होते हैं वो लोग अपने आप को यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए आस्क नहीं कर सकते। एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड जो पब्लिक ट्रस्ट को यहाँ पे करप्शन के जो केसेस होते हैं वो अपने आप को यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए नहीं बोल सकते। पॉलिटिशियन एंड पब्लिक सर्वेंट्स जो है अपने आप को यहाँ पे रिकॉर्ड से डी इंडेक्सिंग के लिए नहीं बोल सकते। इंडिया म्यांमार रिलेशन यहाँ पे न्यूज़ में था यार, है ना। ऑफिशियल जो थे प्रेसिडेंट जो थे म्यांमार के, उन्होंने यहाँ पे इंडिया पे विजिट किया था, तो ये न्यूज़ में था। तो पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन के लिए यहाँ पे जो सपोर्ट था फॉर म्यांमार लेड पीस प्रोसेस, उसके लिए हमारे पास देखने को मिला, है ना। जो ऑंग सान सूकी डिटेंशन था उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स बताया गया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, जो विजिट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया जो अपनाता है उसके लिए, है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया अपनाता है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जो म्यांमार के प्रेसिडेंट का इंडिया विजिट है, जो महासागर फ्रेमवर्क है, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट एंड महासागर फ्रेमवर्क। एजुकेशन कोऑपरेशन की बात करें तो मेकोंग गंगा ICCR स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे इंडियन म्यांमार में देखने को मिले इस रीजन में। इंक्रीज जो 100 एनुअल स्कॉलरशिप है उसको 100 कर दिया गया, पहले कम था। सिक्योरिटी एश्योरेंस यहाँ पे नो यूज़ ऑफ टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया, है ना, यहाँ पे म्यांमार ने बोला।
नेक्स्ट यहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं, प्रेसिडेंट ने जो इंडिया विजिट किया उसके स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी हाइलाइट्स की बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट फ्रेमवर्क पे ध्यान दिया गया। सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया गया कि हमारा टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का सपोर्ट करेंगे, ऐसा बोला म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है उसने। एंड इन्हांस किया जाएगा बॉर्डर मैनेजमेंट को। कोऑपरेशन एंड वेलफेयर की बात करें तो जो मेकॉन्ग गंगा ICCR स्कॉलरशिप इंडिया ने बढ़ाने की बात की। जो साइबर स्कैम विक्टिम्स हैं उनको रिपेट्रिएशन करेंगे, ये बोला। इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म रूपी इंडिया का है, कयात जो है म्यांमार का है, दोनों में बायलैटरल सेटलमेंट करने की बात की गई। स्पेशल रुपये वेस्टो अकाउंट वाया पंजाब नेशनल बैंक बनाने की बात की गई, है ना। जो डिपेंडेंस है थर्ड पार्टी कंट्रीज पे उसको यहाँ पे कम करने की बात की गई यार। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट जो प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया म्यांमार से रिलेटेड है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर यहाँ पे इंडिया म्यांमार रिलेशन में एग्रो प्रोसेसिंग में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, पेट्रोलियम एंड एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, तो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी रखता है यार, गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया एंड आसियान, है ना। म्यांमार इज द गेटवे फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड आसियान। शेयर्ड लैंड रखता है, मैरीटाइम बाउंड्रीज भी रखता है यार इंडिया के साथ। जो कनेक्टिविटी हब है रीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए। पॉलिसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो जो एक्ट ईस्ट एंड जो महासागर जो कन्वर्जेंस देखने को मिला म्यांमार के अंदर, है ना। एंड क्रूशियल है भाई ये जो म्यांमार है फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल है म्यांमार। एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर रीजनल इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज़्यादा रोल है इसका रीजनल इन्फ्लुएंस में म्यांमार का। इसीलिए तो वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया म्यांमार रिलेशन में यार हमारे पास, तो बैलेंसिंग इंटरेस्ट दोनों के अपने पास जो इंटरेस्ट हैं वो बैलेंस करने चाहिए। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको सपोर्ट करना है, एंगेज करना है रूलिंग अथॉरिटीज़ के साथ। सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं यार। बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें इंडिया म्यांमार में तो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच टू यहाँ पे FMR देखने को मिला। एंड जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई। डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स बनाए जाएंगे यार। सोशियो कल्चरल लिंक्स को प्रिजर्व करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया म्यांमार की बात करें तो देखो भाई चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात की गई। इन्हांस करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, म्यांमार की जो सोवेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करेंगे। एक रीजनल पार्टनर के तौर पे, रिलायबल रीजनल पार्टनर के तौर पे हम उभर के आएंगे, ये बोला हमने। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस करेंगे। $6 बिलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स जो गया है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। डाइवर्सिफाई करने की बात की गई ट्रेड रिलेशंस को। पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी है यार, माई इंडिया से मतलब म्यांमार से इंडिया, इंडिया से म्यांमार जाते हैं तो एजुकेशनल एक्सचेंज देखने को मिला। जो आनंद टेम्पल रिस्टोरेशन है उसकी बात करते हैं। एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिप्लोमेसी एंड पीस की बात करें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्वाड एंड आसियान ट्रायो का एंगेजमेंट देखा हमने। नेशनल रिकॉन्सिलेशन सपोर्ट ये हो गया डिप्लोमेसी के अंदर। पॉलिसी कंक्लूजन में हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हम इंडिया म्यांमार रिलेशन को सुधार सकते हैं। इंडो पैसिफिक प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी भी है यार। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो जून 2 में यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस में जो न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट 3 जून के जो करंट अफेयर माइंड मैप्स है उसकी बात करें तो सबसे पहले जो न्यूज़ में था इट इज़ ऑर्डिनेंस यार। एंड ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट का क्या रोल है ये हमारे पास न्यूज़ में था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 123 उनको पावर देता है कि वो क्या कर सके, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सके। एंड ये जो ऑर्डिनेंस होता है ना, इट हैज़ सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल यार विद इन 6 वीक्स। अगर पार्लियामेंट जो है सपोज यहाँ पे 6 वीक्स जो है, सपोज यहाँ पे सेशन में था पार्लियामेंट, वो सेशन से गया, फिर 6 मंथ्स के बाद नेक्स्ट सेशन तो होना ज़रूरी है। सपोज जिस दिन ख़त्म हुआ उसके बाद से 6 मंथ बाद यहाँ पे ये सेशन में हुआ जो पार्लियामेंट है, उसके 6 वीक्स के अंदर यहाँ पे इसको क्या करना, क्या होना चाहिए, फिर से यह पार्लियामेंट्री अप्रूवल करना चाहिए ऑर्डिनेंस को। तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है एक ऑर्डिनेंस का वो क्या हो सकता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक हो सकता है। सो इट इज सीजेस टू ऑपरेट। अगर 6 वीक के अंदर अगर पार्लियामेंट फिर से सेशन में आया और 6 वीक के अंदर उसको अप्रूव नहीं किया गया तो वो सीजेस हो, है ना, वो रद्द हो जाएगा। इनैक्टमेंट विदड्रॉल प्रोसेस की बात करें तो यूनियन कैबिनेट रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट जो करता है अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस वो यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे करता है ना। एंड प्रेसिडेंट जो है अपना वो रिकन्सिडरेशन के लिए कैबिनेट को बोल सकता है, बट अगर उसको रिटर्न किया वापस से प्रेसिडेंट को रिटर्न किया कैबिनेट ने तो उसको
पास करना ही पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाना ही पड़ेगा। सो प्रेसिडेंट बाउंड बाय द डिक्टेटेड एडवाइस यार, ठीक है। तो खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट खुद चाहे तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता, इट इज़ ऑन दी कैबिनेट, है ना। सो विड्रॉल बाय द प्रेसिडेंट ऑन दी कैबिनेट एडवाइस, ठीक है। इसको विड्रॉ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे? कैबिनेट। पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन से इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, है ना। इट इज़ वाइड इफ आउटसाइड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ये जो ऑर्डिनेंस है अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है तो ये वाइड हो जाएगा। जुडिशियल सेफगार्ड की बात करें ऑर्डिनेंस के अंदर, तो यहाँ पे आरसी कूपर केस ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं भाई, किसके ऊपर? ऑर्डिनेंस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 1970 में आरसी कूपर केस ने बोला जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर। AK रॉय 1982 में क्या बोला गया? जेन्युइन अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगा तभी आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। DC वधवा केस ऑफ 1987 ने बोला कि रिप्रमलगेशन इज़ फ्रॉड, अगर आपने फिर से उसी ऑर्डिनेंस को बार बार रिप्रमलगेट कर रहे हो तो वो फ्रॉड है। तो ये पूछा जाता है रिप्रमलगेशन इज अ फ्रॉड, ये कहाँ बोला गया? DC वधवा केस के अंदर। कृष्ण कुमार सिंह जो केस 2017 का, वहाँ पे ऑर्डिनेंस एक रूटीन प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर क्या इंटेंट था कि ऑर्डिनेंस को बनाया गया? एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म बनाना चाहता था जहाँ पे बाईपास कर सके डिबेट को, है ना। मतलब इनका पर्पस इतना नहीं था कि डिबेट को यहाँ पे बाईपास करें, बट हाँ ना, जो सेम सिचुएशन आए जिसमें इमीडिएट एक्शन करने की जरूरत है उस सिचुएशन के लिए ऑर्डिनेंस को बनाया गया था। डिक्लाइनिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट जो है हमको देखने को मिल रहा है इन ऑर्डिनेंस प्रोसेस या एमर्जिंग ट्रेंड जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो पावर कंसंट्रेशन है वो कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमको देखने को मिल रहा है। लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कमजोर होते जा रहा है बिकॉज जो डिबेट का ड्यूरेशन है वो कम होते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डिसरप्शन देखने को मिल रहा है यार, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड कन्फ्रंटेशन हमको देखने को मिलता है। एक पार्टी की तरफ लोग पोलराइज हो जा रहे हैं, जो नॉन लेजिस्लेटिव रूट्स हैं उसका राइज देखने को मिल रहा है। मतलब ऑर्डिनेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है लेजिस्लेटिव नियम बनाने के लिए, ज़्यादा डिबेट्स या फिर चर्चाएं नहीं हो रही है पार्लियामेंट में, है ना। और क्या सिग्निफिकेंस है पार्लियामेंट का? यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि जो पार्लियामेंट है वो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, डिसीजन एंड डिबेट लाता है, इन्फॉर्म जजमेंट लाता है, पब्लिक पॉलिसी बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो पार्लियामेंट को हम बाईपास कर देंगे अगर ऑर्डिनेंस से, तो पार्लियामेंट, है ना, जो सिग्निफिकेंस है बनाने का वो तो हट जाएगा यार, है ना। एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखता है पार्लियामेंट, है ना, क्वेश्चन करता है एग्जीक्यूटिव को 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर में। अगर आप ऑर्डिनेंस पास करते तो क्वेश्चन कैसे करेगा? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है अगर कॉन्फिडेंस लूज करे जो गवर्निंग पार्टी है वो। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है यार पार्लियामेंट का, मतलब इंक्लूसिव गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट रीजन से यहाँ पे लोग आते हैं। डाइवर्स सोशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, माइनॉरिटी राइट्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास पार्लियामेंट है वो, है ना। लेजिटिमेसी इन लॉ मेकिंग को मेंटेन रखता है पार्लियामेंट। कैसे भाई? पब्लिक रीजनिंग, आपस में सब लोग रीजन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड स्क्रूटनी को मेंटेन रखता है। डेमोक्रेटिक ट्रस्ट, है ना, भरोसा मेंटेन रखता है डेमोक्रेसी के अंदर कि हमारी बातें सुनी जाएगी। एंड साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है वो फाइनेंशियल ओवरसाइट भी रखता है, मतलब जो पब्लिक पर्स है ना, जो लोगों का जो जेब है उसको ये देखता है। बजट एंड ऑडिट कमेटी यहाँ पे होती है, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। तो सिग्निफिकेंस है भाई पार्लियामेंट का। तो आपको पूछेगा ऑर्डिनेंस का रोल बताना है, तो उसमें पार्लियामेंट का आप रोल नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? बिकॉज ऑर्डिनेंस जो है बाईपास कर दे रहा है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस आपको बताना बहुत जरूरी है यार। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है, ऑर्डिनेंस का जो रूट है वो काम का भी है, ऐसा नहीं कि हर बार खराब ही है। बिकॉज जब इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, अर्जेंट लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन करने की जरूरत है, जब पार्लियामेंट रिसेस में है, तो उस समय हम ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को ही बढ़ाता है, मतलब गवर्नेंस को कंटिन्यू रखता है अगर सेशन में नहीं है यार। इमरजेंसी मैकेनिज्म है, जब लोग बहुत जल्दी कोई फैसला लेने की जरूरत है, बहुत जल्दी कोई नियम बनाने की जरूरत है, तो हम ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन्ड मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि भाई एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन है। संविधान के अंदर आर्टिकल 123 ने ऑथराइज किया किसको? प्रेसिडेंट को। एंड हमारे पास 2 और 3 ने यहाँ पे ऑथराइज किया है गवर्नर को। तो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है ये। इट इज़ सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल यार, एक टेम्प्रेरी मेजर है, ठीक है। 6 वीक के अंदर जब पार्लियामेंट वापस से आए सेशन में तो उसको अप्रूव करना जरूरी हो जाता है। नाउ यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड है कि ठीक है ऐसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा है एक तरह से लेजिटिमेसी, जो डिबेट्स डिस्कशन है उसको कम किया जा रहा है। तो वे फॉर्मेट्स क्या करने चाहिए अपने को, है ना, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो कमेटी सिस्टम है उसको मैंडेटरी स्क्रूटनी होना चाहिए ऑर्डिनेंस का, बाई पार्टीशन पार्टिसिपेशन देखने को मिलना चाहिए। एक्सपर्ट कंसल्टेशन के साथ यहाँ पे आपको ऑर्डिनेंस लागू करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, कोई भी ऑर्डिनेंस ला रहे हो तो। जो क्वेश्चन आवर उसको रिवाइटलाइज करने की जरूरत है, जो कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखता है यार।
क्वेश्चन पूछता है कि आपने जो फैसला लिया ये ठीक से लिया कि नहीं, ये काम किया कि नहीं। मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट रखता है यार क्वेश्चन आवर जो है, ठीक है। क्वेश्चन आवर जो है सपोज यहाँ पे 11 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद 12 से 1 बजे तक होता है जीरो आवर, कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आवर को रिवाइटलाइज करना जरूरी है। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एक्शन को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है भाई हमको। अगर हमको रिफॉर्म्स लाने ही है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा रिसर्च सपोर्ट को, हमारे पास जो एनालिटिक्स सर्विस है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड लॉ मेकिंग में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इन्फॉर्म डिबेट्स करने हैं, इंक्रीज करना पड़ेगा पब्लिक पार्टिसिपेशन, तब जाके हमारे पास जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो ऑर्डिनेंस में हमको देखने को मिलेगा। लाइक इंक्रीज करना है पब्लिक पार्टिसिपेशन को कैसे, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन से, स्टेक होल्डर्स जो है उनका फीडबैक को लेना है, लेजिटिमेसी एंड इंक्लूसिवनेस पे ध्यान देना है ना। ऑर्डिनेंस फ्रेमवर्क स्टेट्स के अंदर बात करें तो 213 जो है वो गवर्नर को पावर देता है, याद रखना 1 2 3, हमने यहाँ पे 2 को पहले ले आया तो 213, ठीक है। तो ये हमारे पास गवर्नर को पावर देता है ऑर्डिनेंस बनाने के लिए। तो लेजिस्लेटिव रिसेस, जब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नियम मतलब रिसेस में है, छुट्टी पे है, तो उस समय ये बना सकता है। इसका भी सेम फोर्स होता है एज अ लेजिस्लेटिव एक्ट यार, है ना। ये भी जो है इसका गवर्नर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस पे गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस लाता है अंडर आर्टिकल 213। किस किस केसेस में प्रोमोलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस 4, जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, जब कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़े, तो गवर्नर का जब सेटिस्फेक्शन हो तब, ठीक है। ड्यूरेशन एंड अप्रूवल की बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेचर में इसको वापस से ले डाउन करना पड़ेगा। 6 वीक का एक्सपायरी डेट होता है जैसे हमारे पास पार्लियामेंट में है, और इसको विड्रॉ कर सकते हो कभी भी। कंक्लूजन के तौर पे हमको इस प्रकार से कंक्लूड करना है इस आंसर को कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट जो जज ऑर्डिनेंस है वो यहाँ पे जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है टू लेजिटिमाइज डेमोक्रेसी यार। सो दिस इज ऑल अबाउट जो ऑर्डिनेंस न्यूज़ में था उसका मेंस जो आंसर आता है कैसे लिखना है आपको ये। नेक्स्ट WPI टू जो PPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ जो ट्रांजिशन है इंडिया का वो न्यूज़ में था यार। सो WPI टू PPI की हाईलाइट ऑफ द चेंजेस की बात करें जो फेस्ड रिप्लेसमेंट किया जाएगा 2031 तक ये बोला गया। रिवाइज बेस ईयर जो था 2011-12 था यार हमारे पास WPI के अंदर, वो यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे 2022-23 का किया जाएगा ये बोला गया, है ना। शेड्यूल जो है फॉर जून 15 2026 में इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लार्ज आइटम बास्केट यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, यहाँ पे 697 थे पहले WPI में, वो अब 957 होंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात की गई, मतलब सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर इंक्लूड हुआ जो कि पहले WPI में नहीं था। वेटिंग मेथड जो है वो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इस्तेमाल करे जाएंगे। कैलकुलेशन जो है वो चेन बेस्ड मेथड से किया जाएगा। मिसिंग डाटा, है ना, टारगेट करेगा मीन इम्प्यूटेशन को। तो यहाँ पे मेन जो है वो रिवाइज बेस ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है यार। आइटम जो है वो इंक्रीज हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ना। जो PPI है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ये होता क्या है? तो इसमें एक होता है आउटपुट PPI, एक होता है इनपुट PPI, एक होता है सर्विस PPI। आउटपुट मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ पे होलसेल मार्केट में बेचा रहा है बिक रहा है वहाँ पे नहीं, जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे ट्रैक करता है प्राइस रिसीव बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो प्राइस रिसीव कर रहे हैं उनको जो पैसा मिल रहा है उसको ये क्या करता है, ट्रैक करता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये बेसिक प्राइस पे होता है, मतलब इसमें टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट, अभी तो सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है तो टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं होते, तो याद रखना भाई इसमें टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में नहीं होते। तो जो इनपुट है, आउटपुट हो गया, उसका इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल, सपोज करो मेरे को एक चॉकलेट बनाना है, चॉकलेट बना लिया, ठीक है, उसका बिक रहा है, उसको हम लोग आउटपुट PPI के फॉर्म में देखेंगे। लेकिन जो चॉकलेट के लिए दूध सपोज मैंने यहाँ पे लिया, चॉकलेट का बीन्स यहाँ पे लिए, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे आएगा, ये इनपुट PPI में आएगा। सो यहाँ पे ये परचेसर प्राइस पे यहाँ पे ये कैलकुलेट किया जाता है ना। सर्विस PPI, ये प्राइस चेंजेस इन दी सर्विस सेक्टर को ये ट्रैक करता है, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे ये सब आते हैं ना। WPI का क्या लिमिटेशन था कि हमको PPI की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, तो ये सर्विस सेक्टर को एक्सक्लूड कर रहा था, जो कि PPI यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। 50% ऑफ GDP हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसको ये WPI एक्सक्लूड कर रहा था, इसीलिए हमने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ ध्यान दिया। डबल काउंटिंग दिखने को मिलता था यार होलसेल प्राइस इंडेक्स में, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे PPI की तरफ ध्यान दिया। एंड जो प्राइस डिस्टॉर्शन था जो कि हमको देखने को मिलता था ड्यू टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट,
तो उसकी वजह से हमको WPI से PPI की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो सिग्निफिकेंस क्या है, जो रिफॉर्म्स आएंगे PPI जो हमने हासिल किया उससे क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे चेंजेस आएंगे, ये जो नेशनल अकाउंटिंग है उसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब GDP डिफिसिट को एक्सेलरेट करेगा। ऑल्सो जो पास थ्रू इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा यार RBI का, जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ग्लोबल जो RBI का जो इफेक्ट है क्या पड़ रहा है, मतलब कोई फैसला लिया RBI ने, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, वो हम देख पाएंगे अच्छे से। ग्लोबल कंपेटेबिलिटी जो G20 नेशंस हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, तो हम कंफर्टेबल हो पाएंगे। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा यार, हमारे पास जो WPI और PPI है वो पैरेलल चलेंगे 2031 तक, है ना। एक हमारे पास धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। मैंडेटरी PPI फॉर जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेंगे प्रोड्यूसर्स, उनके लिए मैंडेटरी होगा आफ्टर 2031। एंड ये प्राइस एस्केलेशन क्लॉज को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। प्राइस जो बढ़ेगा उसके हिसाब से एक्सक्लेशन क्लॉज। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि WPI PPI CPI में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, ये जो WPI है वो ट्रेड्स का पर्सपेक्टिव है, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। सपोज करो होलसेल लेवल पे मार्केट में बेच रहा था, बल्क प्राइस ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इंक्लूड होता था, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड टैक्सेस। बट जो सेलर पर्सपेक्टिव है, जो सबसे शुरू बार बेच रहा है, वो फैक्ट्री गेट पे यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। ये ट्रैक रिवेन्यू रिसीव बाय द प्रोड्यूसर, रिवेन्यू कितना मिल रहा है प्रोड्यूसर को, उसको ये ट्रैक करता है। इसमें टैक्सेस और मार्जिन एक्सक्लूड हो जाते हैं, टैक्सेस और मार्जिन एक्सक्लूड हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बायर के लेवल पे होता है। PPI एज दी सेलर लेबर, CPI एट दी बायर लेवल एंड WPI एट दी ट्रेडर लेबर। तो जो रिटेल प्राइस है जो कि फाइनल कंज्यूमर पेड कर रहा है, जिसमें हमारे पास सेल टैक्स वैट ये सब आते हैं, वो सब यहाँ पे CPI के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आप समझना भाई, WPI में सर्विसेज नहीं आते थे, इसीलिए इसको हमने चेंज किया, PPI की तरफ गया, क्योंकि PPI और CPI में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा CPI में सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, हाँ। तो आपसे कोई पूछेगा WPI में सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, ना। आपसे कोई पूछेगा PPI के अंदर, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, हाँ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, कि PPI एंड CPI के अंदर सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली हिल्स प्रोटेक्शन, ये न्यूज़ में था यार यहाँ पे। तो अरावली हिल्स के बारे में कौन सी जो न्यूज़ में थी कि जो हमारे पास एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी यार, जहाँ पे जो लीगल एंड साइंटिफिक एम्बिग्यूटीज़ हैं उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए, जिसको मतलब बनाई गई है, कंचन देवी ने यहाँ पे चेयर किया। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से फॉरेस्ट जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो एकेडमिक एक्सपर्ट्स होंगे। ये अपना इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा अगस्त 31, 2026। बिकॉज अरावली को काटना है। बिकॉज कंट्रोवर्सी क्या था, जो 100 मीटर का जो हाइट क्राइटेरिया है कि 100 मीटर से नीचे वाले को अरावली डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो। ये था कि 500 मीटर डिस्टेंस का जो रूल लूप होल था। तो ये इसको देखते हुए सब यहाँ पे कमिटीज़, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुआ, इसीलिए तो कमेटी बनाया गया है। इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो असेसमेंट था वो लार्ज स्केल हिल एक्सक्लूजन हो जा रहा था। अगर अभी आप ये क्राइटेरिया को अपनाओगे तो आप हिल एक्सक्लूड कर दिए, तो आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको बात करें अरावलीज की, तो देखो भाई, दिस आर दी ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस यार, ठीक है। अराउंड यहाँ हमारे पास 700 किलोमीटर का एक डायरेक्शन में ये नॉर्थ यहाँ पे इस प्रकार से, है ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये फैले हुए हैं। गुजरात टू दिल्ली रिज में ये स्प्रेड करता है। एंड हाइड्रोलॉजिकल सोर्स है बानस नदी, लूनी नदी, साबरमती जो है ये हमारे पास कहाँ से निकलते हैं, अरावली से निकलते हैं ना। हिस्टोरिकल एंड जुडिशियल एक्शंस की बात करें तो जो NCR अर्बन एक्सपांसन डिग्रेडेशन देखने को मिला एक समय में, 1992 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट उसने माइनिंग रेस्ट्रिक्शन कर दिया, है ना। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगा कि नहीं भाई यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। 2018 में जो डिसअपेरेंस की बात की कि भाई 31 हिल्स ख़त्म हो चुके हैं यार। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है भाई अरावली इसका, ये कवच कैसे काम करते हैं, शिफ्ट कैसे काम करते हैं भाई। जो डेजर्टिफिकेशन एंड पॉल्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए बैरियर की इस तरह से, जो हमारे पास थार डेजर्ट है इधर से ये इधर ना आए उसको ये इंश्योर करते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है भाई NCR दिल्ली NCR रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, है ना। एंड डाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के तौर पे करते हैं, यहाँ पे ये रीजनल क्लाइमेट को रेगुलेट भी करते हैं। तो इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी, इसीलिए यहाँ पे हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी कंट्रोवर्सीज को देखते हुए। नेक्स्ट हम बात करें कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पे हमको न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं यार 3 जून को। तो उसमें हमारे पास मिशन जो है सैनिजोरी, मिशन सैनिजोरी न्यूज़ में था। ये मिशन सैनिजोरी जो है ये क्लस्टर बेस्ड सिल्क फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। नोडल एनर्जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भाई। मिशन सिनीजोरी में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज ए नोडल एजेंसी। इंप्लीमेंटेशन पीरियड की बात करें तो 2026 से लेकर 2028 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। की कंपोनेंट ऑफ मिशन सिनीजोरी की बात करें तो एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है ना, मेनली ये किस पे बेस्ड है यार, सिल्क डेवलपमेंट, सिल्क ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्लस्टर बेस्ड सिल्क डेवलपमेंट है। अगर आप मिशन सिनीजोरी की बात करें और मूंगा सिल्क की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। मूंगा सिल्क जो आँख बंद करके आपको मूंगा सिल्क सुनाई दे तो आपको बोलना असम, ठीक है भाई। की कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे ये जो मिशन सिनीजोरी है, यहाँ पे वैल्यू चेन जो है उसको डेवलप करेंगे, प्रोड्यूसर को एम्पावर करेंगे यार, FPO एंड CFCs के फॉर्म में, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी एंड GI ऑथेंटिकेशन दे के यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको ही प्रमोट करेंगे। मूंगा सिल्क ट्रेल की फॉर्म में हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट क्या है मिशन सिनीजोरी का, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अराउंड 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। 2.6 लाख फैमिलीज को सपोर्ट मिलेगा इससे। असम एक ग्लोबल हब बनेगा फॉर प्रीमियम सिल्क यार। एंड अष्टलक्ष्मी विजन जो हमने देखा, अष्टलक्ष्मी विजन भी याद रखना भाई। अष्टलक्ष्मी विजन में जो 8 स्टेट्स है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, उनको स्टेट वाइज स्पेशलाइजेशन की बात की गई है ना। जैसे असम में यहाँ पे मूंगा सिल्क है तो वहाँ पे मूंगा सिल्क में उसको स्पेशलाइजेशन देंगे। नागालैंड को कॉफ़ी में स्पेशलाइज करेंगे, त्रिपुरा को पाइनएप्पल में, सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अरुणाचल प्रदेश को कीवी में, मिजोरम को ऑर्गेनिक जिंजर में, मणिपुर को पोलो में, एंड हमने असम की बात की मूंगा सिल्क। तो ये सब याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कौन किस में फेमस करना है, कौन किस में स्पेशलाइजेशन करना है, अष्ट लक्ष्मी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मूंगा सिल्क की बात कर ही रहे हैं तो मूंगा सिल्क की बात करें अगर, तो प्रोडक्शन की बात करें तो इसको एंथ्रिया असमिसिस जो सिल्क वॉर्म है वो प्रोड्यूस करता है। ये असम में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज एंडेमिक टू असम यार, याद रखना। द मूंगा सिल्क है ना विच इज प्रोड्यूस बाय एंथ्रिया असमिसिस, इट इज एंडेमिक टू असम यार। 90% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है वो हमारे पास असम में देखने को मिलता है। और ये खास क्यों है जो मूंगा सिल्क है, बिकॉज यहाँ पे नेचुरली गोल्डन होता है ये मूंगा सिल्क। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी सिल्क नहीं जो नेचुरली गोल्डन हो। इसके पास हाई ड्यूरेबिलिटी होती है यार। इट इज ग्लॉसियर, जब इसको धोते हैं तो और भी ज़्यादा चमकने लग जाता है। GI इंडिकेशन टैग मिला हुआ, याद रखना भाई, मूंगा सिल्क को GI टैग मिला गया है। इट इज़ इंडिया फर्स्ट GI टैग सिल्क, ठीक है। मूंगा सिल्क जो है वो इंडिया का पहला GI टैग सिल्क है ना। इसको GI टैग मिला तो क्या हुआ, इसको ऑथेंटिसिटी मिली, इसको ओरिजिन बताता है कि भाई असम से आया है, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है मूंगा सिल्क का, क्योंकि एक असम के कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है ना। जो मेखला चंदूर की बात करें, गमोसा जो गमछा बनता है सेरेमोनियल अटायर के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सब इंपॉर्टेंट है भाई। गमोसा है ना, मेखेला चंदूर, यहाँ पे ये सब चीज़ मूंगा सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी, इट इज़ बोलिड्स यार। बोलिड्स क्या होते हैं भाई, ये मीटियोर्स ही होते हैं, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चमकने वाले मीटियोर्स को बोलिड्स नाम दिया गया है। ये आग के गोले के तौर पे, लार्ज फायर बॉल्स के तौर पे हमको देखने को मिलते हैं। ये ग्राउंड्स को पहुँचने से पहले ही यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं यार। कॉज ऑफ यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूएस के कुछ स्टेट्स में यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोजन और लाइट चमका, इसीलिए बुलेट्स यहाँ पे न्यूज़ में थे। वो कारण क्या था उस लाइट चमकने का, यूएस के कुछ स्टेट्स में यहाँ पे बुलेट्स से एक्सपांसन, मतलब बुलेट्स स्ट्राइक किए। तो कॉजेज ऑफ एक्सप्लोजन क्या है, जो बुलेट्स हैं वो एक्सप्लोड किए हुए बिकॉज ये हाई स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है। फ्रिक्शन एंड इंटेंस हीटिंग जो होती है भाई, एक मीटियोर गिर रहा है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, इसकी वजह से एयर बस्ट फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है ना। इफेक्ट क्या है, जब बुलेट्स जब टूटते हैं तो एक ब्राइट फ्लैश देखने को मिलता है, सोनिक बूम एंड शॉक वेव्स देखने को मिलते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशंस देखने को मिलता है यार, मेटियोर्स फ्रेगरेंट होकर धीरे धीरे गिरेंगे, एटमॉस्फेरिक डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है ना। ऑर्डिनरी जो मीटियोर्स होते हैं उसका उससे बुलेट्स को कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी जो है वो क्विकली जल्दी जल जाते हैं, बट ये बुलेट्स चमकते रहते हैं, जल्दी नहीं जलते भाई। इंटेंस फ्लैश एंड एक्सप्लोजन देखने को मिलता है बुलेट्स में। ऑर्डिनरी जो होते हैं वो स्मॉलर एंड लेस एनर्जेटिक होते हैं, बट जो बुलेट्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड एज फायर बॉल, दिस आर मोर एनर्जेटिक एंड दे आर लार्जर। प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो बुलेट्स जो है हमको यहाँ पे जो चेलिबेस्क मेटियोर जो रशिया में 2013 में देखने को मिला था, वो एक तरह से आप बहुत ज़्यादा नोटेबल एग्जांपल है यार। ये जो चेलिबेस्क मीटियोर था ये अराउंड 500 किलो टन का TNT गिराएंगे तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना एनर्जी इस चेलिबेस्क मीटियोर ने रिलीज़ किया, जिसकी वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, डेथ भी हुआ था, तो इसीलिए बुलेट्स न्यूज़ में थे। नाउ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में था। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम को। टारगेट क्या है भाई प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम का, जो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं दूसरे देश में उनको यहाँ पे टारगेट कि वो आए हमारे देश में काम करें, ये सोच के इसको लाया गया है मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम को। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। यार बाकी देश से हमारे पास जो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स आएंगे तो आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। फोकस एरिया क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम है ये 13 सेक्टर्स पे फोकस करता है, लाइक AI है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ पे ये फोकस करेगा। कैटेगरीज ऑफ फेलोज़ की बात करें, जो रिसर्चर्स हैं उनको 3 तरह से यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया यार प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम के अंदर। एक यंग रिसर्च फेलोज़ होंगे जो कि अर्ली करियर्स में होंगे अपने, सीनियर रिसर्च फेलोज़ जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगे, रिसर्च चेयर्स जो कि एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स होंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया, लाइक लीड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे, तो थीमेटिक प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करेंगे। लीड इंस्टीट्यूशन हम बात करते हैं IIT बॉम्बे की, मद्रास की, दिल्ली की, कानपुर की, हैदराबाद की, ISM धनबाद की बात करते हैं, IISc बेंगलुरु, ये सब की इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर रिसर्च एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब लीड करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे थीमेटिक प्रोग्राम्स को। होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, लाइक टॉप 100 NIRF जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टॉप 5 जो NIRF रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। नेशनल लैब्स में हम बात करते हैं DST की, DBT की, NICMR की, ये सब यहाँ पे होस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। सो कुछ लीड इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ होस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो आपको याद रखना है भाई, होस्ट इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ रहे हैं, NIRF वाले। लीड इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ रहे हैं, IITs। एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम के अंदर कौन कौन एलिजिबल है? इंडियन नेशनल्स, OCIs दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अब्रॉड। फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट जिनको मिला वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, एंड दे कैन एक्सेस टू एडवांस लैब इंफ्रास्ट्रक्चर इनको यहाँ पे मिलेगा यार। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो किस रिसर्चर को सेलेक्ट करना है, वो एक एम्पावर्ड कमेटी देखेगा। इसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है वो चेयर करेगा, जो ये कमेटी होगा उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं महा वाटर मिशन की। महा वाटर मिशन में महा का फुल फॉर्म क्या है भाई? इट इज़ मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़, है ना, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़। तो ये जो महा वाटर मिशन है, ये कॉन्टेक्स्ट एंड लॉन्च की बात करें तो जो अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ANRF, उसने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया महा वाटर मिशन को। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये लॉन्च किया गया। क्या सोच के लॉन्च किया गया महा मिशन को? एक तरह से इनोवेशन एंड स्टार्टअप जो वाटर सेक्टर है वहाँ पे प्रमोट करने की बात करते हैं। यही प्रीलिम्स में पूछा जाता है भाई, कौन सी मिनिस्ट्री, किसने लॉन्च किया, है ना, क्या चाहता है ये मिशन? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया। प्रमोट करने की बात करते हैं इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन वाटर सेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है महा वाटर मिशन का? जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करने की बात करता है। रिसर्च ड्रिवन सॉल्यूशन लाएंगे, जहाँ पे वाटर की कमी है, सिक्योरिटी है, मतलब वाटर सिक्योरिटी की जहाँ पे दिक्कत आ रहा है, पानी नहीं है, वहाँ पे रिसर्च ड्रिवन सॉल्यूशन लाएंगे, है ना। जो लेबोरेटरी से फील्ड डेवलपमेंट की तरफ ट्रांजिशन करेंगे भाई, ठीक है, कोलैबोरेशन करेंगे एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, स्टार्टअप के साथ, और जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी लाना है। स्केलेबल एंड लोकलाइज सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाएंगे जहाँ पे पानी की कमी हो रही है। तो फंडिंग सपोर्ट लाया गया। वाटर भाई हर मिशन के अंदर पैसा देना पड़ता है, तब तो ज़्यादा काम करेंगे। तो महा वाटर मिशन के अंदर जो 200 करोड़ का यहाँ पे आउटले दिया गया 5 साल के लिए, अप टू 20 करोड़ पर प्रोजेक्ट दिया गया है। एंड यहाँ पे डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ये सब कवर होते हैं। 5 प्राइमरी थीम्स है महा वाटर मिशन का। वाटर रिसोर्स असेसमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजीज लाएंगे, वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ को ध्यान देंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन पे ध्यान देंगे। ये 5 चीज़ों पे यहाँ पे क्या किया गया है, फोकस किया गया है वाटर मिशन के अंदर, महा वाटर मिशन के अंदर। अब जो अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जिसने लॉन्च किया, अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब है नियम से बनाया गया है। कौन से नियम से? ANRF, अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 से इसको बनाया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। प्राइम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट होता है, जो कि एपेक्स रिसर्च फंडिंग एजेंसी है। जितने भी हमारे देश में रिसर्च चीज़ें होंगी उसको फंड कौन करेगा? अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट ऑफ द अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक स्टेटरी बॉडी है भाई। इट इज़ द एपेक्स रिसर्च फाउंडेशन। तो पूरा यहाँ पे जितना महा वाटर मिशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना तो अनुसूदन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस डील की। देखो भाई, इंडिया वियतनाम का जो मतलब प्रेसिडेंट जो थे वियतनाम के, इंडिया में विजिट किया, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल डील देखने को मिला इंडिया वियतनाम का। तो जो इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल डील्स की हम बात करें तो ऑफिशियल डील साइनिंग कन्फर्म हो चुका था। सप्लाई किया जाएगा मिसाइल्स को वियतनाम को, है ना। की रीजनल पार्टनर्स की बात करें तो भाई फिलीपींस जो है वो फर्स्ट रीजनल बायर है। 2022 में उसने ब्रह्मोस मिसाइल को बाय किया। एक $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फिलीपींस के साथ। देखो इंडोनेशिया भी चाह रहा है खरीदना, बट यहाँ पे फाइनल स्टेज में है नेगोशिएशंस में। वियतनाम ने खरीद लिया, कंफर्म हो गया, अब यहाँ से जाएगा। फिलीपींस के पास जा चुका है। ये जो मिसाइल डील है ब्रह्मोस का इंडिया वियतनाम का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो आसियान एंगेजमेंट है ना, उसको बड़ स्ट्रेंथन करेगा। एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे इमेज के बाहर आएगा भारत उभर के। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान देगा, है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है ना यार। पार्टनरशिप किसके साथ? म्यांमार के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लेते हैं भाई। देखो ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है भाई। जो इंडिया का DRDO है एंड जो नेपो मेस्टिनिया है ना, इसने मिल के बनाया है इसको। रशिया का मेस्टिनिया एंड DRDO इसको ब्रह्मपुत्र रिवर और मोशवा रिवर जो कि कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मा ले लिया और मोशवा का मोस ले लिया। तो ये मोस्कवा और जो ब्रह्मपुत्र है दोनों नदी से मिलके बना। ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई। किससे किससे? ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा से मिलकर ब्रह्मोस बना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो देखो भाई, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस समझना। क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो पीछा करते हैं भाई, पीछा करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, पीछा करेगी। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मतलब बॉल के जैसे मूवमेंट करते हैं, गेंद को जैसे हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं और एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बट क्रूज मिसाइल जो है वो पीछा करेगा। कोई एक ऑब्जेक्ट पर टारगेट फिक्स कर देगा, सपोज एक फाइटर जेट है, उसके पीछे टारगेट फिक्स कर देगा, उसको पीछा करेगा। तो पीछा करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस एक पीछा करने वाली मिसाइल है भाई, क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक है, इससे ज़्यादा तेज चलती है। सुपरसोनिक से भी ज़्यादा तेज जो है वो हमारे पास हाइपरसोनिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की। दैट इज हमारे पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है रुद्रम 2, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है भाई, हवा से जमीन में वार करती है। रुद्रम 2 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है वो मैक 2.83 होती है। 2 स्टेज प्रपल्जन होता है इसके अंदर। याद रखना ब्रह्मोस का सॉलिड फ्यूल बूस्टर होता है। बूस्टर कैसा है ये भी पूछा जाता है। एंड इसके अंदर रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है ब्रह्मोस के अंदर, जो कि लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। रैमजेट इंजन में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा एंड बूस्टर में सॉलिड फ्यूल। दोनों में डिफरेंस है भाई। रैमजेट इंजन में लिक्विड है ना, एंड जो बूस्टर है वहाँ पे सॉलिड। बूस्टर में 2 आ रहे हैं, इसीलिए याद रखना सॉलिड होगा। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल, इसका रेंज की बात करें, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 300 किलोमीटर का रेंज है, और जो हमारे देश में चलता है उसका 500 किलोमीटर का रेंज है। एंड जो अपकमिंग एक्सटेंडेड रेंज हमारे पास ब्रह्मोस का हम लाने वाले हैं वो 800 किलोमीटर का है भाई। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज ब्रह्मोस को आप जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो, पानी से भी लॉन्च कर सकते हो, हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, और सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो। इसीलिए ब्रह्मोस इतना खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो चीज़ था प्रीलिम्स में रिलेटेड जो न्यूज़ में था, दैट इज़ वावोमा इनोवेशन चैलेंज। ये जो वावोमा इनोवेशन चैलेंज है, वावोमा इनोवेशन चैलेंज है, वो क्या है भाई? ये हमारे पास एक ओपन सोर्स AI सॉल्यूशन बनाने की बात करता है, जो मल्टीलिंगुअल एंड वाइस फर्स्ट है ना सिस्टम है, उसके ऊपर फोकस करता है। जो अंडर सर्व्ड सर्विसेज है, अंडर सर्व्ड रीजन है, जहाँ पे भाषा एक बहुत बड़ा बाधा बन जा रहा है, उस रीजन्स पे ओपन AI सॉल्यूशन लाने के लिए वावोमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया। जो ऑर्गेनाइजर है इस डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ IBD है, वो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया। पार्टनर्स के अंदर करंट AI एंड काल्पा इम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। करंट AI एंड काल्पा इम्पैक्ट ने पार्टनर करके यहाँ पे वावोमा इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया। एक ओपन AI सॉल्यूशन है, ओपन सोर्स AI सॉल्यूशन है ना। बेस किसने रखा? सुनो सूत्रा AI डिवाइसेस ने यहाँ पे इसका बेस रखा। फोकस किस चीज़ पे करेगा भाई? जो वावोमा इनोवेशन चैलेंज है वो मेन जो है लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। सपोज कोई उर्दू बोल रहा है, वहाँ पे कोई टूरिज्म मतलब कोई टूरिस्ट आया जो कि हिंदी बोल रहा है या फिर कोई मराठी बोल रहा है, तो उसको यहाँ पे किसी रीजन्स में दिक्कत आ रही है, तो लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करता है। एक AI मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के तौर पर देखा गया वावोमा इनोवेशन चैलेंज को, है ना। हार्डवेयर इनोवेशन के तौर पर रेडी जो डेवलपमेंट रेडी एप्स को यहाँ पे ये बनाएगा वावोमा इनोवेशन चैलेंज यार।
बहुत सारी जगह है, लाइक एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ केयर के कोई जो डॉक्टर है वो हिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो वहाँ पे हिंदी को एक तरह से आप एआई के फॉर्म में वो इंग्लिश बोलेगा, हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूजेस हैं भाई इसके, तो वो हमने देखा। पार्टिसिपेंट सपोर्ट की बात करें तो जो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईस हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अंदर एक ओपन सोर्स कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। शॉर्ट लिस्ट में यहाँ पे देव किट एंड मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इंसेंटिव 50 लाख रुपए का प्राइस रखा गया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अपना हेल्प करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ केयर पे, गवर्नेंस पे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, है ना। भाषिनी प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भाषिनी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नाम से समझ आ रहा है भाषिनी, समथिंग रिलेटेड टू भाषा। यस यस बिल्कुल, ये भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषिनी का मतलब क्या, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। एक नेशनल डिजिटल इंक्लूजन इनिशिएटिव है जिसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, NHLT। सर्विस के अंदर ये स्पीच एंड टेक्स्ट एआई प्रोवाइड करता है यार। 36 टेक्स्ट एंड 23 वॉइस लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। ये भी ओपन सोर्स है, स्टार्टअप एनेबलेंट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। भाषिनी को अपने सपोज करो कोई चैटबॉट ने इस्तेमाल किया, कोई एयरटेल कंपनी ने इस्तेमाल किया, कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने इस्तेमाल किया, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ओपन सोर्स स्टार्टअप एनेबलेंट है, एनेबलमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ में था दैट इज रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल। हवा से मार करता है रुद्रम 2, सिर्फ हवा से। जैसे हमने ब्रह्मोस देखा वो पानी से भी वार कर सकता है, जमीन से भी, हवा से भी और सबमरीन से भी। बट रुद्रम 2 जो है सिर्फ और सिर्फ हवा से वार करता है, मतलब ये हवा एयरक्राफ्ट के अंदर इसको कैरी करके दाग देंगे। तो रुद्रम 2 जो है, कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो DRDO एंड IAF, इंडियन एयरफोर्स एंड DRDO ने मिलकर इसको डेवलप किया, है ना। इसको किस प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च किया गया, यहाँ पे टेस्टिंग हुई थी इसलिए न्यूज़ में था यार। Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया गया। टेस्टिंग साइट जो था वो चांदीपुर जो उड़ीसा में है, वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एक इंडिजिनसली डेवलप एंटी रेडार मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रुद्रम 2 इज एन इंडिजिनसली डेवलप, या किसी की हमने सहायता नहीं ली थी, हमने देश के खुद इस्तेमाल, हमने देश के लोगों ने यहाँ पे बनाया है। इंडिजिनसली डेवलप एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो रेडिएशन से जो मिसाइल को मार के ख़त्म कर दिया जाता है, ये उससे भी बाहर निकल सकता है। इसका रेंज उतना ज़्यादा नहीं है भाई ब्रह्मोस के जितना, बट हाँ ये 300 मीटर तक वार कर सकता है। ये मैक 5.5, ठीक है। तो हमने देखा ब्रह्मोस 2.8 से 3 की स्पीड रखता था, बट यहाँ पे उससे भी तेज़ है भाई। रुद्रम 2 जो है वो 5.5 की स्पीड रखता है, 5.5 मैक, मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसको रिसर्च सेंटर इमार्ट ने, RCA ने डेवलप किया है। मिशन एंड रोल की बात करें तो ऑपरेशन जो है, सप्रेशन ऑफ एनर्जी, जो एयर डिफेंस है उसको सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। जो एनिमी का रेडार सिस्टम है उसको टारगेट कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट कर सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम को टारगेट कर सकता है ना। प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, किसी भी जमीन पर पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेट करके वहाँ पर हमला कर सकता है ना। रुद्रम मिसाइल फैमिली के अंदर देखो भाई, एक रुद्रम 1 है, रुद्रम 2 है, रुद्रम 3 है। हमने बात की रुद्रम 2 की, जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, इंडिजिनसली डेवलप एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई हमने जो रुद्रम 2 बनाया, हमने खुद से बनाया, तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है, सेल्फ रिलायंस इंडिया को भारत बढ़ा दे रहा है। इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे हम इससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है उसको भी ये बढ़ा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल हमने बात किया। बट वोमा इनोवेशन चैलेंज की, विच इज रिलेटेड टू AI ओपन सोर्स AI सॉल्यूशंस यार, है ना। हमने इंडिया वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल डील की बात की, महा वाटर मिशन की बात की, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम की बात की, बोलिट्स की बात की, मूंगा सील की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 जून के करंट अफेयर माइंड मैप्स की। तो जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी मेंस रिलेटेड, ये हम पे बात करें तो इंडिया वेनेजुला जो रिलेशन है, इंडिया वेनेजुला रिलेशन 2026 में ये न्यूज़ में था। जो सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो देखो भाई, जो वेनेजुला उसके अंदर हाई क्रूड ऑयल का सोर्स है, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया वेनेजुला के साथ इंडिया ने। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट किया। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है वो हमारे पास किसके पास देखने को मिलते हैं, वेनेजुला में। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं हमारे पास। जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही है, उसके लिए हमने अपने डाइवर्सिफाई करने के लिए क्रूड ऑयल सोर्स को यहाँ पे वेनेजुला के साथ रिलेशंस यहाँ पे क्रूड ऑयल के रेस्पेक्ट में हमने देखा। तो क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, इसकी ज़रूरत है यार। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में। तो दो तरह के, एक एनर्जी सेक्टर, एक क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में। इंडिया के अंदर बहुत कम है, चाइना के अंदर ज़्यादा है, तो हमारे पास सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने क्रिटिकल मिनरल जो कि वेनेजुला के पास ज़्यादा है, वहाँ पे
सपोर्ट लिया फॉर क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन यार। ईवी जो इकोसिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग रेजिलियंस के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, तो वो जो कि हमको वेनेजुला से मिल सकते हैं। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो $, अराउंड 700 मिलियन का है यार, इंडिया और वेनेजुला के बीच में। इंडिया जो है वेनेजुला को जेनेरिक मेडिसिन जो है वो देगा, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया गया। इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मा प्रोडक्ट्स, कॉटन, मशीनरी, है ना। सेक्टर्स रिफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया फॉर्म के लिए यहाँ पे वेनेजुला में। डिप्लोमेटिक एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करें इंडिया वेनेजुला में तो 66 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन देखने को मिलता है इंडिया वेनेजुला के बीच। दोनों जो है इंडिया और वेनेजुला दोनों एक नॉन लैंड मूवमेंट का पार्ट है, किसी एक पर्टिकुलर देश को यूएसए या फिर रशिया किसी को सपोर्ट नहीं करते यार, अपना खुद का नॉन अलाइंड मूवमेंट को ये हिस्सा लिए हैं इन्होंने दोनों ने। ग्लोबल साउथ का ये वॉइस है यार, जो वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट हमको देखने को मिला इंडिया वेनेजुला। ब्रिक्स जो एक्सपांसन है उसमें यहाँ पे वेनेजुला को ऐड करने की डिस्कशन हो रहे हैं। टेक्निकल एंड बिजनेस एंगेजमेंट की बात करें तो टेक्निकल डेलीगेशंस जो हैं वो वेनेजुला गए यार। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेशन इंडिया वेनेजुला में हमको देखने को मिला। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हमको देखने को मिले। कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं इंडिया एंड वेनेजुला के बीच में, लाइक आयुर्वेदा एंड योगा प्रमोशन दोनों जगह देखने को मिला। ITEC एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स हमको देखने को मिले यार। इंडिया UNDP डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड बनाया गया जहाँ पे पैसा मिला है वेनेजुला को। तो ये हमारे पास इंडिया वेनेजुला रिलेशंस की बात करते हैं जो कि न्यूज़ में था, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है यार। नेक्स्ट हम बात करें AI इन जुडिशरी की। AI इन इंडियन जुडिशरी की बात करें सो ड्राफ्ट रेगुलेशन 2026 में जो आए उसमें क्या बोला गया, जो जुडिशरी है उसमें ह्यूमन जजमेंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन जजमेंट मस्ट सुप्रीम है ना, ह्यूमन जजमेंट सबसे ऊपर में होना चाहिए भाई। जो AI बेस्ड एडजुडिकेशन है वो उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है ना। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी ज़रूरी है जो कि AI नहीं दे पाता है ना। सेफ गार्ड करना है जो बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन जो कि एक तरह से AI के ऊपर होते ही हैं, उसको यहाँ पे सेफ गार्ड करने के लिए ह्यूमन जजमेंट्स सुप्रीम होने चाहिए है ना। AI बेस्ड एडजुडिकेशन नहीं होना चाहिए केस का, ठीक है। गवर्नेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को है ना, फाइल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एडजुडिकेशन में AI का इस्तेमाल इज़ बैन यार, ठीक है। जुडिशल AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है ना। बायस को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो हो सकते हैं उसको सेफ गार्ड करने के लिए AI को यहाँ पे दूर रखा गया एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट से। लेकिन इंडियन जुडिशरी में जो रोल है AI का, उसमें अगर हम बात करें तो लीगल रिसर्च एंड एफिशिएंसी में AI इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लाइक सू स्पेस की बात करते हैं, लैंग्वेज एसेसिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल AI प्ले कर सकता है। लाइक सुवास एंड भाषिनी की बात करते हैं, एडमिनिस्टर करने में एक AI का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है जुडिशरी में। लाइक श्रुति की बात करते हैं है ना, जो फाइलिंग एंड केस मैनेजमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम AI का इस्तेमाल कर सकते हैं यार। जस्टिस डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे हम ICJS की बात करें तो उसमें AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एडजुडिकेशन में, ठीक है, नियम मतलब कौन सही है कौन गलत है इस चीज़ में यहाँ पे हम AI का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा रोल की। ना चैलेंजेस की बात करें AI एडेप्टेशन में क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं यार। जो एल्गोरिथमिक बायस है उसका रिस्क रहता है, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इशू रहता है यार, है ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस और थ्रेट हमको AI एडेप्शन में देखने को मिलेगा अगर AI को एडेप्ट कर लिया तो। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, हमारे पास ह्यूमन इन द लूप, ठीक है। जो जुडिशरी के अंदर नियम बनाने में ह्यूमन होना ही चाहिए, तो ह्यूमन इन द लूप फ्रेमवर्क अडेप्ट करने की ज़रूरत है यार। एक एथिकल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन को हम किस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं, हमको AI जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज ये एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि ये सब ऑर्डिनेट हो टू ह्यूमन जुडिशियल अथॉरिटीज। ह्यूमन जुडिशियल अथॉरिटी सबसे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, तो इसके रेफरेंस में जो गुजरात पुलिस ने जो रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिला वो न्यूज़ में था। एक बानस कंथा रेंज बनाया गया जो इंडिया मतलब जो पाकिस्तान एंड गुजरात के जो बॉर्डर्स हैं उसको देखते हुए दो रीजन्स यहाँ पे, एक बानस कत्था जो पटन एंड वाव थराड है इसको एक रीजन में इसको एक पुलिस गवर्न करेगा, एंड जो कच्छ एंड एडजॉइनिंग एरिया है उसको एक पुलिस देखेंगे। तो पुलिस में रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली गुजरात के अंदर है ना। 2 IG लेवल ऑफिसर्स बनाए गए टू सुपरवाइज दिस रीजन्स यार। तो ये बानस कत्था रेंज क्रिएशन इंपॉर्टेंट है
फोकस किस चीज़ पे किया जा रहा है इस एरिया में? फोकस एरिया आज जो इलीगल माइग्रेशन देखने को मिल रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग इस एरियाज में हो रहे हैं, जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो बनाए जा रहे हैं उसके रेफरेंस में यहाँ पे ये बानसकत्था रेंज को बनाया गया। नाउ की फोर्सेस एंड जुरिस्डिक्शन की बात करें तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर में यहाँ पे BSF है भाई। ITBP जो है वो चाइना बॉर्डर में दैट इज़ लाइन एक्चुअल कंट्रोल में हमको देखने को मिलता है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस SSB जो है सशस्त्र सीमा बल इंडिया भूटान बॉर्डर में देखने को मिलता है। असम राइफल्स जो है म्यांमार बॉर्डर में देखने को मिलता है। इंडियन आर्मी जो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर वाले। एंड नेवी एंड कोस्ट गार्ड जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात करते हैं। स्टेट का क्या रोल है भाई यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में? इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट जो है स्टेट के हाथ में होता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है स्टेट, यार कोऑर्डिनेशन करता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट करेगा स्टेट कैसे? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम से। ऑक्सिलरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है यार जो स्टेट्स होते हैं, लाइक बॉर्डर होम गार्ड्स के लिए एक विंग प्रोवाइड करता है। ना सिग्निफिकेंस क्या है, जो चेंजेस लाए गए उसका सिग्निफिकेंस क्या है? बॉर्डर गवर्नेंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, है ना। नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस एनहांस हो जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये सब सिग्निफिकेंस रहे हैं यहाँ पे जो चेंजेस लाए गए, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। जिसके रेफरेंस में न्यूज़ था तो इसके रेफरेंस में इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आपसे मेंस में पूछा जा सकता है यार। तो कंटेंट इसी प्रकार से बनाए जिसको आप लिख सको। ना इंडिया का जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है इसके ऊपर यहाँ पे आर्टिकल था जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो प्रोफाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो मिडिल क्लास है शेयर पॉपुलेशन का 31% मिडिल क्लास है यार। एनुअल एक्सपांसन हर साल 6.3% से मिडिल क्लास बढ़ रहा है। एंड GDP पर कैपिटल जो ग्रोथ है वो 53% से यहाँ पे हमको बढ़ते हुए देखने को मिला 2011 से 19 तक। जो डिस्टिंक्टिव फीचर है यहाँ पे मिडिल क्लास का वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल एंड अपवर्ड मोबाइल होते हैं, मतलब ये अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं। इनके पास ह्यूमन कैपेसिटी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, ये एजुकेशन हेल्थ पे अच्छा खर्चा कर सकते हैं। वेलफेयर कुशन उतना नहीं होता, इनको सरकार को उतना मदद नहीं मिलता। तो ये फैमिली सेंट्रिक एंड फाइनेंशियल मॉडल पे बेस्ड होते हैं यार। फ्यूचर ग्रोथ इंजिन है दिस आर व्हाट द मिडिल क्लास इज द फ्यूचर ग्रोथ इंजिन। इनकम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मिडिल क्लास में जो वर्ल्ड बैंक ने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला एक लोअर मिडिल क्लास होगा, एक अपर मिडिल क्लास होगा। जो लोअर मिडिल क्लास है इसका हमारे पास 1136 से लेकर $4495 पर मंथ अगर कमा रहे हैं तो लोअर मिडिल क्लास से ये लगभग कितना हो जाता है भाई? 70,000 से लेके अराउंड 3 लाख तक, ठीक है। और ये अपर मिडिल क्लास जो है वो 3.5 लाख से लग समझ लेना, 3.5 लाख से लेके ऊपर तक, ये 19-13 लगभग 20-25 लाख तक ये अपर मिडिल क्लास होता है। कंपैरिजन की बात करें विथ डेवलप्ड नेशन जो मिडिल क्लास है तो हायर वल्नरेबिलिटी है हमारे देश के अंदर। अगर शॉक हो रहा है तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल यही मिडिल क्लास होता है। पर्सनल सेविंग्स पे ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इसीलिए, है ना। दे फोकस ऑन एसेंशियल वर्सेस डिस्क्रिशनरी, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं। तो ये प्राइवेट एजुकेशन कोचिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं मिडिल क्लास यार, जो एक तरह से यंगर या फिर एक्सपांडिंग एंड एजिंग प्रोफाइल हमको देखने को मिलता है। मिडिल क्लास का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है बिकॉज दिस आर द इंजन ऑफ कंजम्पशन एंड ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जाकर पढ़ लिख के बड़े आदमी बनते हैं। फिजिकल एंड गवर्नेंस सपोर्ट यहाँ पे देना जरूरत है। सोशल स्टेबिलिटी एंड इंक्लूजन की जरूरत है यहाँ पे। अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। सो दिस आर दी कैटलिस्ट फॉर रेजिलियंस यार, जो बदलाव से जो चेंज आते हैं उसके लिए कैटलिस्ट के तौर पर बदलाव लाने के लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है मिडिल क्लास के लिए उसमें अगर हम बात करें तो फाइनेंस रिलेटेड तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया गया। जो इनकम टैक्स है उसको 2025 के एक्ट के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास को फ़ायदा हुआ। GST टैक्स पेयर जो था इसका बेस एक्सपांसन किया गया। यूनिफाइड पेमेंट जो पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो लाया गया। इंश्योरेंस फॉर ऑल बिल 2047 इसकी बात की गई। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे, है ना, PMAI प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लाया गया हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से, है ना। स्वामी हाउसिंग फंड लाया गया। मेट्रो रेल एक्सपांसन किया गया, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा मिडिल क्लास को। एंड जो एयरपोर्ट्स का एक्सपांसन है 165 बनाया जाएगा, वो 165 बनाया जाएगा 2026 तक, वो सब एक तरह से फ़ायदा करेगा मिडिल क्लास को।
एजुकेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो आईआईटीज़ का एक्सपांसन देखने को मिला, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस आए जिसमें मिडिल क्लास जाकर पढ़ सके, स्किल इंडिया मिशन हम बात करते हैं, है ना, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फॉर्म में, डिजिटल लॉकर एंड उमंग ऐप की बात करें तो एजुकेशन एंड डिजिटल जो सेक्टर है वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है मिडिल क्लास को उभारने के लिए। इसके साथ साथ मिडिल क्लास का चैलेंजेस ये है कि देखो भाई, इनकम इनइक्वालिटी हमको देखने को मिला, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हाउसिंग जो है उतना अफोर्डेबल नहीं है तो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट गैप्स देखने को मिल रहे हैं, स्किल मिसमैच की बात करते हैं, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है, लाइक हाई ईएमआईज पे करना पड़ता है मिडिल क्लास को। दिस आर दी चैलेंजेस फॉर द मिडिल क्लास यार। ना वे फॉरवर्ड करना क्या चाहिए, तो हमको एक तरह से क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है, जनरेट करना होगा, जिसमें यहाँ पे एआई की बात करते हैं, एमएसएमई से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं यार, है ना। जो इंडस्ट्री एंड एकेडमिया स्किल गैप है, मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान है, सब ग्रेजुएट है बट वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडस्ट्री की ज़रूरत अलग है, तो दोनों के जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रिड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यार, अफोर्डेबल हाउसिंग को एक्सेलरेट करना है अपने को, लिविंग कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा जो पब्लिक सर्विसेज के फॉर्म में, है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है यार, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के अंदर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ज़्यादा मिडिल क्लास जो है वहीं पे प्रभाव उन पे होता है, एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है टू मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज मिडिल क्लास आर द इंजन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। ये न्यूज़ में था बिकॉज 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, सो यहाँ पे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, जो इस साल का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 2026 का, यहाँ पे जो होस्ट कंट्री है वो अज़रबैजान है यार, बाकू होस्ट कर रहा है। जो 2026 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ऑफिशियल थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, एंड ग्लोबल कैंपियन हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट, इस फॉर्म में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था 1971 में, वहाँ से ओरिजिन हुआ था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था वहाँ से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है 5 हम जून को मनाएंगे, यहाँ से ये ओरिजिनेट किया था भाई, ठीक है ना। ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट्स की बात करते हैं, दुनिया में क्या इन्वायरमेंट को थ्रेट्स देखने को मिल रहा है, लाइक ओशनिक डिसरप्शन यार, जो अटलांटिक मेडिनल ओशनिक सर्कुलेशन है उससे यहाँ पे ओशन कन्वेयर बेल्ट को अफेक्ट हो रहा है, ओशन हीट बढ़ने से यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन से दिक्कत हो रहा है, ओशन डिसरप्ट हो रहा है, मराइन हीट वेव्स एंड कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रहा है, तो ये मराइन इकोसिस्टम को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट की बात करें तो आर्टिक सी आइस जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिससे जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, वो डूब रहे हैं वाटर लेवल का राइज की वजह से। परमाफ्रॉस्ट जो है, जो हमेशा जमे रहते थे, वो पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ हो रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंजेस हैं, बिकॉज हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ है वो हमको देखने को मिला। फॉसिल फ्यूल फेज आउट ग्रिड लॉक, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट गोल रहा है। इंडिया ने क्या इन्वायरमेंटल विजन रखा है, अगर पॉलिसी एंड कमिटमेंट की बात करें इंडिया की, तो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको इंडिया ने अपडेट किए यार। जो लिविंग इन हारमोनी की जो कॉन्सेप्ट है थिरुकुरुल का, वो हमने पास देखने को मिला इंडिया के अंदर। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट दैट इज मिशन लाइफ इंडिया के अंदर अपनाया गया। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए भाई, तो जो चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो रेफरेंस जो स्टेप्स हमने देखे भाई कि गूनो नेशनल पार्क में चीता इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए। कार्बन सिंक के फॉर्म में वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव को कंजर्व करने की बात की भाई, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कीम्स आए। एफॉरेस्टेशन, लाइक हम बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन की, जिसने एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो ऑर्गेनिक एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यार, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ग्रीन जॉब डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। ना इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें इंडिया के अंदर तो ठीक है, तो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ये हमारे पास आया। बाकू बेलम रोड मैप टू 1.3 ये हम 1.3 ट्रिलियन ये देखने को मिला। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी, ये जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ड्राइव टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट यार। आर्टिकल 6.4 जो कार्बन मार्केट ऑपरेशनलाइजेशन की बात करता है।
क्लाइमेट फाइनेंस एंड वे फॉरवर्ड की बात करें तो फंडिंग चैलेंजेस उनको ठीक करने की जरूरत है। लाइक जो डेवलपिंग नेशन का जो फंडिंग गैप है, बिकॉज जो गलती किया है वो डेवलप नेशन ने किया, अब उनको भुगतना डेवलपिंग नेशन को कर रहा है, तो उनको फंडिंग दो यार। इंडिया का जो 10.1 ट्रिलियन नेट जीरो नीड है कि हमको नेट जीरो के लिए इतना पैसा चाहिए 10.1 ट्रिलियन, वो जरूरी है यार, फंडिंग जरूरत है। टेक्सोनॉमी एंड ग्रीन वॉशिंग का जो रिस्क है भाई कि ग्रीन बोल के आपको धोखा दिया जा रहा है, उस सबको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उस सबको एड्रेस करना बहुत जरूरी ना। स्ट्रेटेजिक स्टेप्स जो लेने पड़ेंगे, लाइक हमको ग्रीन फाइनेंस टेक्सोनॉमी को फाइनलाइज करना पड़ेगा, ब्लेंडेड फाइनेंस डिप्लॉय करने पड़ेंगे, क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग करना पड़ेगा आरबीआई को, है ना। आईपी जो बैरियर्स हैं फॉर ग्रीन टैक्स, ये हमको रिमूव करने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास स्टेप्स ले सकते हैं। ये मेंस वाली चीज़ें हो गई ना। प्रीलिम्स रिलेटेड जो चीज़ें थी 5 जून को जो न्यूज़ में था, उसमें क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी बनाया गया यार। क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी से GSCO ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो इंडिया यूके बायलैटरल प्लेटफॉर्म हमको देखने को मिला, दोनों ने मिल के यहाँ पे एक बायलैटरल प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी बनाया यार। किसने किसने मिलकर बनाई ये भी जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी इंडिया एंड यूके ने। ऑपरेटर्स की बात करें तो टैक्समीन एंड INS धनबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। जो ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है उसको, ये भी पूछे जाते हैं कि INS धनबाद एंड टैक्समीन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है इसको ऑपरेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यार इसके, जो क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है उसका, टू सिक्योर एक्सेस फॉर क्लीन एनर्जी, जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको एक्सेस कर सकें तो क्लीन एनर्जी हम बढ़ावा दे पाएंगे। सप्लाई चेन जो वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिले उसको रिड्यूस करेगा भाई ये। की फीचर के अंदर रियल टाइम सप्लाई चेन मॉनिटरिंग करेगा, रिस्क डिटेक्शन सिस्टम होते हैं इसके अंदर, मार्केट इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन यहाँ पे हमको देखने को मिला यार। सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे पास मिनरल सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी बढ़ावा देता है, ये एडवांस करता है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस की, ISWAP इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज एक US एंड नाइजीरिया का जॉइंट ऑपरेशन ने जो उसके कमांडर थे, किसके कमांडर यार, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के कमांडर को मार दिया। तो ये जो था, ये जो इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस है ये बोको हराम से यहाँ पे 2016 में स्प्लिट होकर यहाँ पे ये बना। ये एक्टिव है लेक चांद रीजन में, तो याद रखना भाई ये लेक एक्टिव कहाँ पे है, चांद रीजन में। एंड यहाँ पे ये जो है टैक्सेशन एक्सटॉर्शन फंडिंग करता है यार, यहाँ पे टैक्सेशन लेते हैं वहाँ से पैसा को चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे शूरा देखने को मिलता है, कंसल्टेटिव काउंसिल है भाई इसके अंदर। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस के अंदर एक रीजनल कमांडर होता है, इसी रीजनल कमांडर को मार दिया किसने, नाइजीरिया और US ने मिलके। तो रीजनल काउंटर फोर्स भी बनाया गया है यहाँ पे, मल्टीनेशनल जॉइंट टास्क फोर्स बनाया गया था इसको देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं। ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन दैट इज एविएशन टरबाइन फ्यूल का जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है उसके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म बनाया गया, बिकॉज देखते देखते हमारे पास जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, तो दिक्कत आ रहा था भाई फ्लाइट्स में। तो शील्ड एयरलाइन फ्रॉम फ्यूज जो फ्यूल प्राइस शॉक है उससे बचने के लिए यहाँ पे ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मैकेनिज्म लाया गया। ये जो वर्किंग मैकेनिज्म है ये फ्रीज कर देता है एविएशन टरबाइन फ्यूल प्राइस को, एंड जो फिक्स्ड प्राइस प्रोक्यूरमेंट है ये हमको देखने को मिलता है फ्रॉम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनसे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 10,000 करोड़ का दिया जाएगा, एक इंटरेस्ट फ्री बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा भाई एविएशन प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के फॉर्म में। की टर्म्स यहाँ पे 3 ईयर ड्यूरेशन होता है, एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू माइक्रो मून की बात करें तो ब्लू माइक्रो मून क्या है भाई, एक तो पहले तो माइक्रो मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझना। ब्लू मून जो है इट इज़ द सेकंड फुल मून इन अ मंथ, एक मंथ में 2 बार फुल मून आता है एंड 2 बार नो मून आता है। तो जो सेकंड फुल मून होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ब्लू मून। माइक्रो मून क्या होता है, इट इज़ द फुल मून नियर एपोजी। यहाँ पे ये एपोजी जो अवे वाला पॉइंट है यहाँ पे क्लिप्स के अंदर घूमता है ना भाई, यहाँ पे अर्थ है तो यहाँ पे मून जो होगा ये पेरीजी हो गया,
ये एपोजी। तो जो अवे वाला पॉइंट में अगर यहाँ पे फुल मून आ रहा है, मतलब अगर ये सेकंड फुल मून अगर यहाँ पे हमको देखने को मिला तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो सेकंड मून अगर, ठीक है, अगर एपोजी में जो मून है उसको हमने क्या बोला, माइक्रो मून बोला। अगर वो सेकंड फुल मून है तो उसको हमने बोला ब्लू माइक्रो मून। ठीक है, ये बहुत एक तरह से ब्लू मून कोइंसाइडिंग विद अ माइक्रो मून, ये हमारे पास क्या होता है, ब्लू माइक्रो मून 2026 में हमको देखने को मिला यार, May 31 2026 में यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड डिमेंस्ट फुल मून ऑफ द ईयर हमको देखने को मिला। ये बहुत रेयर इवेंट है, मतलब नेक्स्ट ईयर 2053 में हमको देखने को मिलेगा यार, है ना। तो ये हमने देखा ब्लू माइक्रो मून की बात की। तो माइक्रो मून क्या होता है, एपोजी पे मून होता है उसको माइक्रो मून बोलते हैं, ब्लू मून जो है सेकंड फुल मून को बोलते हैं। फ्लड प्लैनेट प्राइस जो ये हमारे पास देखने को मिला 2026 में, उसकी बात करें तो जो फ्लड प्लैनेट प्राइस है ना, वो यहाँ पे किसको मिला, जो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग है उसको यहाँ पे फ्लड प्लैनेट प्राइज़ मिला भाई। ये जो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग फीचर की बात करें तो ये केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करता है, कम्युनिटी लेड है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में ये काम करते हैं, सॉइल हेल्थ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पे ध्यान देते हैं यार। इसमें इसका प्राइस डिटेल की बात करें जो फ्लड प्लैनेट प्राइस है इसमें $1.5 मिलियन का प्राइस मिलता है दुनिया में। सोचो आंध्र प्रदेश का ये जो कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग है उसको मिला है। एक तरह से इसको एस्टेब्लाइज कब किया गया था, स्वीडन में कोट वर्कफोर्स ने यहाँ पे इसको एस्टेब्लाइज किया था। तो ये हमारे पास करंट अफेयर खत्म होता है यार 5 जून का, 4 जून का छूट गया, 4 जून की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 4 जून के करंट अफेयर की। तो इसके माइंड की बात करें तो मेंस में यहाँ पे कौन चीज़ न्यूज़ में रही थी यार, इंडिया ओमान का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमको देखने को मिला 2026 में। तो इंडिया ओमान, इंडिया म्यांमार, ये इंडिया वेनेजुला, ये 3 चीज़ें यहाँ पे अभी न्यूज़ में थी। रिलेशन की बात करें तो इस हफ्ते में की आउटकम की बात करें तो इंडिया ओमान में जो रिलेशन था एक तरह से जो इमीडिएट ड्यूटी क्लियरेंस वो किया गया है ना, 98.08% यूनियन प्रोडक्ट्स लाइन्स हैं वो यहाँ पे उन पर ड्यूटी नहीं लगेगा। फास्ट ट्रैक किया गया फॉर मेडिसिन यार, बिकॉज इंडिया जो है दुनिया में सबसे जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है, 90 डेज अप्रूवल की बात की गई। बेटर कॉर्पोरेट मूव रूल्स बनाए गए जो कि 4 साल तक रहेंगे। म्यूचुअल स्टैंडर्ड अप्रूवल यहाँ पे लाया गया जिसमें हम CIC एंड ऑर्गेनिक सेस्ट की बात करते हैं। डोमेस्टिक हलाल सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिले। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो इंडिया ओमान में जो टोटल वॉल्यूम है इट इज़ अराउंड $12 बिलियन का है भाई। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मतलब पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील को इंडिया इंपोर्ट करता है। जो रॉ क्रूड ऑयल है, LPG, फर्टिलाइजर्स, उसको ये इंपोर्ट करता है। ये फाइनेंशियल 2025-26 की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भाई ओमान का इंडिया के लिए, तो एक अल्टरनेट ट्रेड रूट प्रोवाइड करेगा, लाइक साहलाल जो है ना, एंड जो दखम पोर्ट है उसकी बात करते हैं। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको बाईपास करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अनसर्टिनिटीज़ हमको देखने को मिल रही है ईरान की वजह से, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ओमान को ध्यान दिया, ओमान की तरफ यार। टेक्सटाइल एंड MSME सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइक डेयरी जो हो गया हमारे पास, डेयरी हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। प्रमोशन जो GI ब्रांड इंडिया की बात करते हैं वो यहाँ पे प्रमोट करता है यहाँ पे जो ओमान है। चैलेंजेस क्या है यार, चैलेंजेस की बात करें सो जो लिमिटेड कंज्यूमर मार्केट है, उतना पॉपुलेशन नहीं है भाई ओमान का, अराउंड 5 मिलियन, मतलब 50 लाख लोग ही रहते हैं वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंपीटर्स लाइक चाइना, इटली, टर्की हमारे पास इंडिया से compete कर रहे हैं। जो लग्जरी मार्केट का इंडिया का कम प्रेजेंस है यार ओमान में। जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो भी अभी पेंडिंग है यार यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं ओमान में जाके। वे फॉरवर्ड क्या है यार, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्शन हब बनाने की ज़रूरत है भाई ओमान के अंदर। ओमान एक रीजनल गेटवे है टू दी GCC एंड ईस्ट अफ्रीका यार। जो फास्ट ट्रैक जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है उसको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, ये वे फॉरवर्ड है यार हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट जो न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, न्यू IIP सीरीज जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यार। नया बेस ईयर 2022-23 हमको देखने को मिला। ये प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स जो है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वहाँ पे भी हमारे पास न्यू बेस ईयर देखने को मिला है।
पर्पस क्या है भाई, इंडस्ट्रियल जो आईआईपी है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो रिफ्लेक्ट करता है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको, करंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हर महीने आता है ये, ठीक है। की परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रैल 2024 में, अबे तो यहाँ पे अप्रैल नहीं भाई, यहाँ पे अभी जो हमारे पास जो है जून, उसकी बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये 4.9% हमको देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 6.2%। माइनिंग जो है वो स्लो डाउन हो गया भाई 5.1% से। कैपिटल गुड जो है वो बढ़ा है। नाउ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इसको पब्लिश कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखना भाई, पब्लिश करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंप्लीमेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो वॉल्यूम चेंजेस हैं गुड्स में उसको ये मेजर करता है। आरबीआई इसका इस्तेमाल करती है एज अ पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए। चेंजिंग बेस ईयर की जरूरत क्यों था भाई, जो हमारे पास 2022-23 जो किया गया, क्यों किया गया, बिकॉज जो एमर्जिंग सेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आने लगे, जो प्रोडक्शन पैटर्न है, फिक्स प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं वो हमको देखने को मिले, जो इवॉल्विंग कंजम्पशन पैटर्न है उसको देखते हुए यहाँ पे इसको चेंज किया गया। जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है उसके साथ भी अलाइन करता है। नौ मेजर फ्रेमवर्क चेंजेस की बात करें तो जो कवरेज है वो बॉर्डन हुआ, मतलब वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जुड़े, ठीक है। प्रोडक्ट बास्केट यहाँ पे 4052 प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिले, जो कि कितने 463 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइडेड हैं। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं यार, दे सेपरेटेड रिन्यूएबल सोर्सेस, है ना। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पे सोलर, विंड एंड हाइब्रिड ट्रैकिंग की बात करते हैं। माइनिंग रिक्लासिफिकेशन के अंदर फ्यूल मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसमें यहाँ पे माइनिंग को क्लासीफाई किया गया फ्यूल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स के फॉर्म में। डाटा कलेक्शन यहाँ पे इम्प्रूव्ड हुआ, 16 सोर्स एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया। ना सेक्टरल वेटेज की बात करें 2022-23 में, तो देखो भाई 2011-12 में जो बेस ईयर के तौर पे जब इस्तेमाल करते थे तो मैन्युफैक्चरिंग का मैक्सिमम वेटेज था, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का मैक्सिमम वेटेज। ये सबसे क्वेश्चन आते हैं भाई प्रीलिम्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आईआईपी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 77% था, उसको 76, ठीक है। अभी भी मैक्सिमम वेटेज जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का है, बट वो कम हुआ है। माइनिंग का सेकंड मोस्ट वेटेज है, 14 से ये 11 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई का 8 से बढ़ा है, ठीक है। देखो भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई का बढ़ा है। वाटर सप्लाई आया, पहले यहाँ पे नहीं था वाटर सप्लाई, अभी कवर नहीं होता था भाई, जो बेस से पहले था उसमें नॉट कवर, अब यहाँ पे कवर्ड हो रहा है। जो न्यू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो सीरीज है उसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कवर हो रहा है, वाटर सप्लाई कवर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इनर लाइन परमिट इन अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज कंसर्न्स एंड एजिटेशंस हमको देखने को मिले। कुछ ट्राइबल सर्टिफिकेट फ्रॉड से यहाँ पे बना ले रहे थे, तो वहाँ की नौकरियाँ, वहाँ की ज़मीन को कब्जा कर ले रहे थे यार, है ना। तो जो ILP गाइडलाइंस है, इनर लाइन परमिट गाइडलाइंस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंटेंशियस है ना, संदेह देखने को मिला। मेगा प्रोजेक्ट्स लूपहोल्स का इस्तेमाल किया गया। माइग्रेंट ट्रैकिंग डेफिसिट हमको देखने को मिला। कम्युनल एंग्जाइटीज़ देखने को मिले यार, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स की बात करें तो उसने जो इनर लाइन परमिट फ्रेमवर्क है उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात की। जो अरुणाचल प्रदेश ST सर्टिफिकेट ऑडिट यहाँ पे जो दिया गया है उसको ऑडिट करना पड़ेगा, ये बोला। एंटी इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये बोला। जो मैट्रिलिनियल लीनियज राइट है यहाँ पे, मतलब जो जायदाद है वो संपत्ति जो है मदर से उसकी बेटी में जाता है, ये जो मैट्रिलिनियल राइट से एवेल्युएशन करेंगे, ये बोला गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है यार, याद रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ना ILP रिजीम की बात करें तो इनर लाइन परमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स में है भाई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मत भूलना भाई, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये 4 जगह है जहाँ पे इनर लाइन परमिट का ये कॉन्सेप्ट है। तो स्केड्यूल ट्राइब वाला अलग है, 6 शेड्यूल में हमारे पास असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय आता है, बट इनर लाइन परमिट के अंदर अलग स्टेट्स हैं, तो दोनों में लोग कंफ्यूज आते हैं, सोचते हैं 6 शेड्यूल जो है वो इनर लाइन परमिट वाला स्टेट है। ऐसा नहीं भाई, ये देखो भाई 6 शेड्यूल के अंदर यहाँ पे कौन कौन आता है। 6 शेड्यूल के अंदर ATM², दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। इनर लाइन परमिट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। तो यहाँ पे जो मणिपुर है ये यहाँ पे दोनों में कॉमन है यार, ठीक है। यहाँ पे इनर लाइन परमिट भी है, यहाँ पे 6 शेड्यूल भी यहाँ पे आता है।
तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों लाया गया इनर परमिट, जो ट्राइबल कल्चर उसको प्रिजर्व करने के लिए है ना। रेगुलेशन जो नॉन लोकल एंट्री है उसको ये रेगुलेट करता है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से यहाँ पे ये पहली बार आया 1873 में, ठीक है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है वहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे है ना फॉरेन नेशनल रेगुलेशन होता है, कोई दूसरे देश का आया तो यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। एंड स्ट्रिक्ट बॉर्डर सेग्रीगेशन हमको देखने को मिलता है। क्रॉस बॉर्डर इंस्टेबिलिटी रिस्क जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। नेशनल इशू एंड एक्शन की बात करें तो असम अकॉर्ड 1985 एंड जो एनआरसी है ना उसके ऊपर ये इसको ये रेगुलेट करते हैं। 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन यहाँ पे जो मिला गया है उसको भी यहाँ पे ये रेगुलेट होता है। मणिपुर का जो आईएनपी है ये 2020 में आया, ठीक है। मणिपुर पहले नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम था। मणिपुर जो है ये 2020 में इसको आईएलपी यहाँ पे परमिट मिला। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट ट्रैकिंग की बात करते हैं यार। बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट ट्रैकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जो भी आएगा क्या करना चाहिए अपने को, यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही हैं उसको देखते हुए यहाँ पे बायोमेट्रिक एंट्री एंड एग्जिट ट्रैकिंग करना जरूरी है। स्पॉन्सरशिप एंड बॉन्ड फ्रेमवर्क देना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल लैंड रजिस्ट्री रखना है, इसको इवेलुएट करना है। ये तीनों चीज़ें करेंगे तो हमारे पास दुनिया में जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे ट्राइबल राइट्स को, कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, दिक्कतों का कम सामना करना पड़ेगा। तो ये मेंस वाले टॉपिक्स हुए ना। प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स में हम बात करते हैं जो 4 जून को यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे, लाइक पवोना क्लेवस कॉलोनी। ये पवोना क्लेवस कॉलोनी क्या है, ये कोरल रीफ का कॉलोनी है जो कि हमको कदमत आइलैंड लक्षद्वीप में देखने को मिला। दिस आर कोरल रीफ्स यार। पवोना क्लोनस जो है कोरल रीफ्स हैं जो कि पोटैटो के पैच के तौर पर यहाँ पे हमको देखने को मिले। एंड दिस आर अटोल्स यार, याद रखना दिस आर अटोल्स। ये क्या है, अटोल्स हैं, बिकॉज लक्षद्वीप जो है वो अटोल्स का टाइप है, ठीक है। तो दिस आर कोरल रीफ्स है ना, अटोल कोरल रीफ्स का एग्जांपल है यहाँ पे। अटोल कोरल आइलैंड्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो है कहाँ पे देखने को मिला, कदमत आइलैंड लक्षद्वीप में। साइज 1 एकड़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत पुराना यहाँ पे एक पोटैटो पैच के फॉर्म में यहाँ पे हमको कोरल रीफ्स देखने को मिले जो कि डाइवर्स फिश पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। हाई सर्वाइवल रेट है, मतलब इसमें 58% ऑफ द कोरल स्टिल अलाइव है। 200 से 300 साल पुराना है फिर भी यहाँ पे अलाइव है। तो ये एक तरह से सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज कंजर्वेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रेजिलियंस रिसर्च अगर देखते हैं कि भाई कैसे ये कोरल इतने सालों तक रह गए, कैसे इन्वायरमेंट की जो दिक्कतें हुई, इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस थे उसको कितना ज़्यादा रिलायंस कैसे रह गए, ये कैसे झेल लिया, उसको स्टडी करने के लिए, पेलियो क्लाइमेटिक आर्काइव को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवोना क्लेवस कॉलोनी विच इज ऑल्सो नोन एज पोटैटो पैच विच इज अ टाइप ऑफ अटोल कोरल आइलैंड्स। और आइलैंड छोटा सा 1 एकड़ का ही, आइलैंड तो नहीं बोलना चाहिए है ना, कदमत आइलैंड में ये लोकेटेड है। येलो थ्रोटेड मार्टिन्स की बात करें तो देखो एक गिलहरी टाइप का एनिमल होता है, पीला कलर का इसका गला होता है। तो ये न्यूज़ में था भाई, इसको देखने को मिला कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये पूछा जाता है जो येलो थ्रोटेड मार्टिन है वो कहाँ पे देखने को मिला, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है यार, मार्टस फ्लेविगुला। जो येलो थ्रोटेड मार्टिन है इसका नाम क्या है, मार्टस फ्लेविगुला। एक मिजोप्रेडेटर कार्निवोर है। कार्निवोर मतलब क्या खाता है, मांस खाता है भाई, ये मांस खाता है, मांसाहारी है। डायर्नल एंड आर्बोरियल, डायर्नल मतलब दिन में उगता, दिन में रहता है। एंड यहाँ पे नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है, नॉक्टर्नल मतलब रात वाला, ठीक है। आर्बोरियल मतलब ट्री में रहता है ना। ये फियरलेस होता है, एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से है ना घुड़सैल होता है यार। ये सीड डिस्पर्सल फॉरेस्ट रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल नंबर 2 में है यार, याद रखना। जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं जो स्पीसीज वो तो हमेशा याद रखना ही होता है उसका क्या है स्टेटस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी यहाँ पे न्यूज़ में था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो क्यों न्यूज़ में था भाई, क्योंकि न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो हमको देखने को मिले। यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 हर साल हमको देखने को मिलते हैं। 5 जो है वो हर साल यहाँ पे न्यू आते हैं, बिकॉज हर 2 साल में सब चेंज होते हैं। 2 साल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप होता है। तो इसमें 5 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स आए वो कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगाल, त्रिनिडाद टोबोगा एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इंपॉर्टेंट है, पोर्तुगाल, ऑस्ट्रिया, बाकी सब याद रखना है भाई अपने को, ये 5 पे क्वेश्चन आते हैं है ना। तो न्यू मेंबर्स यहाँ पे 6 आए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 6 आए हैं। कौन कौन से है ना,
त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक ही है भाई, यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है एक तरह से आप इसको एक ही मान के चलो, 6 नहीं है, यहाँ पे 5 ही होते हैं। ठीक है। सो ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिम्बाब्वे, ये 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स हमको देखने को मिले। स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स जो हैं P5, उसमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके एंड यूएसए। इनके पास वीटो पावर होता है, अगर किसी चीज़ को इन्होंने मना कर दिया तो वो सही नहीं हो सकता, वो पास नहीं हो सकता। नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें 10 सीट होता है, 2 ईयर टर्म होता है इसका। इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जनरल असेंबली जो कि यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, वहाँ पे यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। अगर किसी मेंबर को यहाँ पे चूज़ करना है तो जनरल असेंबली यहाँ पे इसको इलेक्ट करता है। नेक्स्ट हम इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू की बात करें तो इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू क्यों था? बिकॉज एक डिस्प्यूटेड एरिया क्लेम हमको देखने को मिला, जो बार बार कंट्रोवर्सीज देखने को मिलते हैं। बायलेटरल कंट्रोवर्सीज लाइक जो बायलेटरल मैकेनिज्म हमको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, एक डिप्लोमेटिक चैनल बनाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट हमको देखने को मिला? अगर मेजर डिस्प्यूट्स की बात करें तो वेस्टर्न डिस्प्यूट्स में यहाँ पे काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पी यधुरा जो है, लिम्पी यधुरा, लिपू लेक एंड काला पानी, ये वेस्टर्न डिस्प्यूट्स हैं। सुस्ता जो गंधक रिवर है वहाँ पे, ये ईस्टर्न डिस्प्यूट है इंडिया नेपाल के बारे में। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो गवर्न करता है वो दोनों देश के चीज़ों को, वो है ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि 1816 में हमको देखने को मिला। ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है भाई इंडिया एंड हमारे पास नेपाल का। ठीक है, अराउंड 1850 किलोमीटर का लेंथ दोनों का। यहाँ पे एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, वो उसको देखते हैं नेपाल और भूटान को। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें यूपीआई इन कंबोडिया, ये न्यूज़ में था भाई, इंडिया का जो यूपीआई है कंबोडिया में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोलैबोरेशन जो हम बात करें तो एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ मिलके यहाँ पे लॉन्च किया गया बैंकॉक कंबोडिया क्यूआर सिस्टम, यहाँ पे जो था उसके साथ मिलके बैंकॉक जो है कंबोडिया का क्यूआर सिस्टम है, और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने मिलके ये यूपीआई लॉन्च किया कंबोडिया में। की फीचर की बात करें तो एक क्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं इंडिया कंबोडिया के लोग। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल पेमेंट सपोर्ट करता है ये। सिग्निफिकेंस क्या है? जो ट्रैवलर्स हैं इंडिया से कंबोडिया जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लोकल बिजनेस यहाँ पे जाएगा तो उसको बूस्ट होगा, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नाउ नरवोचर मंत्र इनिशिएटिव की बात करें तो नरवोचर मंत्र ये क्या है भाई? नरवोचर मंत्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया। इम्प्लीमेंट कौन करेगा भाई? NSESBUD। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करेगा जो इन्वेंटर्स है और स्टार्टअप को, सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करता है। की फीचर की बात करें तो नरवोचर मंत्र, तो आपको समझ आना चाहिए नरवोचर मंत्र समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? स्टार्टअप। यार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया। ये टायर 2 एंड टायर 3 सिटी से फोकस करता है, हाई इंपैक्ट सेक्टर पे फोकस करता है, 1 ईयर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नेशनल विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म के तौर पर हम इसको देखते हैं, है ना, इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स के लिए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस की जो है इस सब चीज़ को देखता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर रूल्स हैं 2025 में, ये भी यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे, मेंस रिलेटेड टॉपिक है यार। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर रूल की बात करें तो की चेंजेस यहाँ पे हमको देखने को मिले इमिग्रेशन एंड फॉरेनर रूल्स के अंदर। 2025 के जो रूल्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो एनफोर्समेंट के अंदर डिपोर्टेशन ऑफ आउटस्टेयर्स जो आधे दिन तक रहेंगे उनको बाहर निकाल सकते हैं। पेनल्टीज अगर आप बात नहीं मानते तो आपको पेनल्टीज लग सकते हैं नॉन कंप्लायंस से। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन की अगर 180 देश से कोई बाहर 180 या फिर उससे ज़्यादा देश का कोई आदमी रहता है तो उसको आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है, इसके नीचे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद तो 180 देश एक मिनिमम क्राइटेरिया 6 महीने तक, मतलब उसके बाद जो है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। 14 डेज ग्रेस पीरियड रखा गया है, जो पहले था उसको रिमूव कर दिया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको एक्सपायरी से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आप इससे पहले इससे ज़्यादा दिन रुकते हो तो वीज़ा के पास। एमरजेंट रेस्ट्रिक्शंस जो है 180 डेज स्टे लिमिट पर विजिट बोला गया। आप एक बार आते हो तो 180 दिन रहना ही पड़ेगा, उससे कम ही रहना पड़ेगा। अगर उससे रहते हो तो आपके पास 140 डे का जो रिमूवल पीरियड नहीं आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जाके। ठीक है, एक्सटेंशन ओनली इफ़ एमरजेंट सर्कमस्टेंसेस आते तभी आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। डिजिटाइजेशन एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो फ्रेमवर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा।
एम वीज़ा एंड ऑनलाइन पोर्टल्स हमको देखने को मिले, डिटेल रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग होगा यार। कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो मिक्स सिटीजनशिप है ना, चिल्ड्रन जो हैं उनको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया फॉर रिपोर्टिंग यार। 30 डेज फॉरेन सिटीजनशिप डिक्लेरेशन की बात करता है यहाँ पे। एंड मेडिकल एंड नर्सिंग होम रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। लीगल फ्रेमवर्क अगर हम बात करें जो फॉरेन यहाँ पे इमिग्रेशन फॉरेन रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया के अंदर, तो प्राइमरी अथॉरिटीज दैट इज़ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो कोई भी इंडिया आ रहा है तो वो 6 महीने से कम ही रुकेगा, मतलब 180 दिन से कम ही रुकेगा। अगर उससे रुकता है तो आपको यहाँ पे FRRO के पास फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके आपको यहाँ पे जाको बताना पड़ेगा कि मैं रुक रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको यहाँ पे प्राइमरी अथॉरिटी जो कि डील करती है फॉरेनर्स इमिग्रेशन फॉरेनर्स रूल 2025 के साथ। एक स्टेटरी एक्ट्स हमने देखे इसके रिगार्डिंग, अगर हम बात करें ना इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के अंदर या फिर रूल्स के अंदर हम कुछ स्टेटरी एक्ट्स की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 गवर्न करता है, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 गवर्न करता है, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 गवर्न करता है। रेफ्यूजी पॉलिसीज़ की बात करें तो नॉन सिग्नेटरी है भाई इंडिया जो है 1951 का जो कन्वेंशन है उसका इंडिया इज़ नॉन सिग्नेटरी। एंड केस बाय केस असाइलम हमारे पास हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर हम इमिग्रेशन ओवरव्यू की बात करें तो कॉजेज़ क्या है, इंडिया में जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर यार, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अपने देश में देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल चेंजेस उनके देश में देखने को मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं लोग। इम्पैक्ट्स क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड लेबर सप्लाई वो हमारे पास देखने को मिलता है, बट हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, रिमिटेंसेज मिलते हैं होम कंट्रीज़ को, तो सोशल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस तो हैं ही हैं। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ रिलेटेड हैं, इमिग्रेशन के साथ रिलेटेड हैं, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो कि रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करता है। माइग्रेशन मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने INA की बात की है ना, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे ब्लू कार्ड बनाया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेशन स्ट्रेटेजी 2025 हमको देखने को मिला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट हमने पास जो 4 जून को जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी उसको हमने यहाँ पे रिवाइज किया। नेक्स्ट 6 जून की बात करें तो 6 जून में जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी, सो ऑपरेशन लंगड़ा इन उत्तर प्रदेश ये न्यूज़ में था भाई। ओवरव्यू क्या है कि जो हाफ एनकाउंटर है, ऑपरेशन लंगड़ा मतलब पैर में कुछ गोली मार के यहाँ पे इन लैग को इंजरी करके अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको हाफ एनकाउंटर बोलते हैं। जीरो टॉलरेंस अप्रोच जो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है उसके अंदर यहाँ पे कवर होता है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो है जानबूझ के जो उन्होंने गुनाह किया उसके ऊपर पैर में गोली मार दी जाती है, ये हमको यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिला। ये अटेंशन क्यों उसने, या बिकॉज क्विक इनकैपेसिटेशन मेथड है, तुरंत उसको भागने से रोक सकते हैं, नॉन लीथल होता है एंड लीगली डिफेंसिबल, इसको हम डिफेंस कर सकते हैं। भाई देखो भाग रहा था इसलिए हमने इसको गोली मारी पैर पे। एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ रूटीन प्रैक्टिस इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। की कंसर्न क्या है, बिकॉज ये ड्यू प्रोसेस को वायलेट करता है यार, ह्यूमन राइट जो आर्टिकल 21 है उसको भी वायलेट करता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट है ये, है ना, अकाउंटेबिलिटी की कमी है एंड इट परवर्स इंसेंटिव यार। जुडिशियल पोजीशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये गलत बोला भाई, इट इज़ एनकाउंटर गाइडलाइन के अंदर होना ही चाहिए ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इट इज़ रूटीन इनकाउंटर का क्रिटिसाइज़ किया एंड जुडिशरी जो है इसके ये जो है एक्सक्लूसिव पावर टू पनिश है, इसको आप एग्जीक्यूटिव जो है जो कि पुलिस है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। वे फॉरवर्ड के अंदर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है एंड कम्युनिटी सेंटर पुलिसिंग करना है, ऐसे नहीं कि भी किसी को पैर में गोली मार के रोक दो। एंड सूरातल की बात करें जो कि इंडिया का 100th रामसर साइट यहाँ पे देखने को मिला। सूरातल जो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था पहले। सो ये बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में है यार, मिडिल गंगा बेसिन पे ये लोकेटेड है। 1991 में क्रिएट किया गया था, रीनेम किया गया 2002 में। एपेक्स अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया 3500 हेक्टेयर के अराउंड है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक नेचुरल पेरिनियल ऑक्सबो लेक है भाई, तो याद रखना सूराताल इज ए नेचुरल पेरिनियल ऑक्सबो लेक, पेरिनियल मतलब साल भर पानी रहता है। ये अबोंडेंट जो मियंडर था, ऐसे मियंडरिंग करने के बाद जो बच के बना वो हमारे पास क्या बना, ये नेचुरल पेरिनियल ऑक्सबो लेक है जो कि गंगा रिवर से बना है। फ्लड प्लेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मार्शेस देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर वेटलैंड्स ये हमको देखने को मिलते हैं। तो जो फ्रेश वाटर चैनल्स है वहाँ से इसको पानी मिलता है।
इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सूरल ताल का, है ना। विंटरिंग हैबिटेट की बात करें तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर आता है, तो पक्षियाँ यहाँ पे रुकती हैं यार, ठीक है। इरिगेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज को सपोर्ट करता है ना। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन जो है, नाम एक रामसर साइट हमारे पास, रामसर जो नाम है वो कहाँ से आया, ईरान के अंदर एक रामसर जगह है जहाँ पे कन्वेंशन लिया गया 1971 में, ठीक है। इसके 3 पिलर्स हैं भाई रामसर कन्वेंशन के। कंजर्वेशन करेंगे वेटलैंड का, वेटलैंड मतलब वाइस यूज़ करेंगे, सोच समझ के यूज़ करेंगे, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे। कंजर्वेशन, वाइस यूज़ एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये 3 पिलर्स हैं रामसर कन्वेंशन के। इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 11 साल बाद इंडिया ने ज्वाइन किया यहाँ पे 1982 में रामसर साइट को। इंडिया के जो रामसर कन्वेंशन को, इंडिया में सबसे पहले जो 2 साइट्स आए, चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क थे। अभी हमारे पास कितने हो चुके हैं, 100 हो चुके हैं भाई, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये किडनीज ऑफ द प्लैनेट कहलाते हैं। जैसे हमारे पास अमेजोन जो है लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहलाते हैं, दुनिया को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, उसी तरह ये वेटलैंड जो है वो फिल्टर करने का काम करते हैं। किडनी क्या करता है, हमारे खून को फिल्टर करता है, तो ये हमारे पास वाटर को रिफ्रीफाई करते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला, वेटलैंड्स आर दी किडनीज ऑफ द प्लैनेट। 40% जो बायोडाइवर्सिटी दुनिया में प्लांट एनिमल स्पीसीज है उसको ये सपोर्ट करता है वेटलैंड यार। इंपॉर्टेंट, कार्बन सिंक है, एक्सेस कार्बन को एब्जॉर्ब करता है ना। हैजार्ड मिटिगेशन मतलब जो फ्लड आते हैं उसको कंट्रोल करता है, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करता है भाई। डेफिनेशन की बात करें तो हम किसको बोलते हैं वेटलैंड। तो रामसर कन्वेंशन ने बोला कि वेटलैंड वो जगह है, एक मार्शी एरिया, एक फैन एरिया, एक पिटलैंड या फिर वाटर जहाँ पे 6 मीटर का डेप्थ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड बोलते हैं। सो मार्शी, पिटलैंड, 10 एरिया फॉर जिसमें वाटर का डेप्थ अप टू 6 मीटर होना चाहिए। 6 मीटर से ऊपर हुआ तो उसको हम वेटलैंड नहीं बोलेंगे, 6 मीटर से नीचे। 2017 के अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो रिवर चैनल्स एंड पैडी फील्ड्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया गया भाई। रिवर चैनल्स एंड पैडी फील्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी वेटलैंड का डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन में जो 6 मीटर का डेप्थ है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, सेंटर ने जो टैक्सेस थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के उसको कम किया, हटा दिया एक प्रकार से। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत डूब रहा है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, जो रूपी डॉलर है एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है। उसको देखते हुए जो फॉरेन देश के लोग आए और इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमको लगभग यहाँ पे 50 से 60 बिलियन डॉलर की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हमारे पास देखना पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स पे जो सेंटर ने जो टैक्सेस थे, 2 तरह के टैक्सेस हमारे पास हटा दिए, पूरा हटा दिया। जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको पूरा हटा दिया, जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसको पूरा हटा दिया भाई। पहले 20% का विथ होल्डिंग टैक्स लगता था, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते थे, उसको पूरा हटा दिया जिससे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। आरबीआई का एक मूव है। तो इफेक्टिव डेट ये कब से, 1 जुलाई 1 अप्रैल से 2026 से कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा इसने बोला। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एंड BIS को यहाँ पे कवर करेगा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कौन होते हैं, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ होते हैं जो कि एक तरह से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेचर की बात करते हैं, एनहांस करते हैं मार्केट लिक्विडिटी को, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो बाकी देश के हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में। डिसीजन क्यों लिया कि भाई जीरो क्यों कर दिया, हटा क्यों दिया जो कैपिटल गेन टैक्स है और जो विथ होल्डिंग टैक्स है, बिकॉज हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट देखने को मिल रहा है 50 से 60 बिलियन डॉलर का, जिसकी वजह से रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर बन रहा है। इसीलिए तो क्या किया, जो फॉरेन पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस को जीरो कर दिया, है ना, कैपिटल गेन टैक्स एंड विथ होल्डिंग टैक्स को, जिससे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगा, लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और कंप्लीमेंट्री मेजर्स आरबीआई ने इसके साथ साथ क्या किया, जो FAR का जो यूनिवर्स है ना, फॉरेन एडजस्टमेंट रिएड्रेसल जो है उसको यहाँ पे एक्सपांड किया, इंक्लूजन किया अराउंड यहाँ पे 15, 30 एंड 40 ईयर बॉन्ड्स यहाँ पे हमारे पास आए। रिमूवल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट्स यहाँ पे हटा दिया, उसको जो कंसंट्रेशन लिमिट है उसको भी हटा दिया। की इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो इससे क्या होगा भाई, 45 to 50 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टेड बोला गया, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्डिंग, जो गवर्नमेंट बोरिंग का कॉस्ट है वो कम होगा, बिकॉज अगर हमारा रूपी डिप्रिसिएट करेगा तो हम जब दूसरे देश से खरीदेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, दूसरे देश से जब उधारी लेंगे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे इसका मूव लिया गया RBI के द्वारा,
है ना। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इससे क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ेगा, जो बॉन्ड मार्केट का जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रेंथन होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यार हमारे पास अभी डेफिसिट देखने को मिल रहा है, जिससे डोमेस्टिक करेंसी कमजोर हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। इसीलिए देखते हुए हमने क्या किया, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें विथ होल्डिंग टैक्स को हटा दिया, कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिया। ना जो प्रोविजनल एस्टीमेट्स ऑफ एनुअल जीडीपी की बात करें तो जो एनुअल जीडीपी है उसका प्रोविजनल एस्टीमेट हमको देखने को मिला 2025-26 का जो जीडीपी है, मतलब आप समझना फाइनेंशियल 2025-26 अभी खत्म हो गया वो ईयर, ठीक है। तो उस समय हमने पास की हाईलाइट की बात करें फाइनेंशियल 2025-26 में, जो कि 1 अप्रैल मतलब 31 मार्च में खत्म हो गया, तो वहाँ पे हमको जीडीपी रियल जीडीपी का जो ग्रोथ था 7.7% देखने को मिला, नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 8.9% देखने को मिला, रियल जीवीए जो है वो भी ग्रो किया 7.9% से, नॉमिनल जीवीए जो है वो 9.1%। तो मतलब जो रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीवीए, नॉमिनल जीवीए तीनों का यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिला फाइनेंशियल 2025-26 में। सेक्टरल ग्रोथ की बात करें तो देखो भाई, टर्सरी सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर है उनमें लार्जेस्ट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला 9.3% का। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे इंडस्ट्रीज कवर होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वो 8.8% का वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जो प्राइमरी सेक्टर जिसमें मछलियाँ, एग्रीकल्चर, फिशरीज ये सब आते हैं उसमें 3.2% का। तो जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे सबसे ग्रोथ देखने को मिला। डबल डिजिट ग्रोथ कहाँ कहाँ पे देखने को मिला भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड है वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला, होटल एंड ट्रांसपोर्ट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला, फाइनेंशियल एंड रियल इस्टेट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये सब में यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ एनुअल जीडीपी है, इसमें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड के तौर पे पीएफसीई कंजम्पशन को बताता है, जिसमें 7.5% से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो एक तरह से डिमांड बढ़ने की वजह से, है ना, प्राइस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ा है। प्रीवियसली फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड जो मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो कि इन्वेस्टमेंट को बताता है, वो यहाँ पे ये भी एक तरह से बढ़ा है यार, 7.5% के अराउंड ही था। Q4 का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो जनवरी से मार्च 2026 का जो परफॉर्मेंस है, वहाँ पे भी यहाँ पे अच्छा हमको देखने को मिला परफॉर्मेंस यार। रियल जीडीपी भी ग्रोथ किया 7.8% से, नॉमिनल जीडीपी 9.1% ग्रोथ देखने को मिला, रियल जीडीपी भी इसी रेंज में 9 और 8 के बीच में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिला 10.8% का। एंड प्रीवियसली फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 7.1% मतलब एक्सपेंडिंग किया गया यार। की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो जीडीपी क्या होता है भाई, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीवीए इज मेजर्ड एट दी, रियल जीडीपी को जो हम मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं। याद रखना भाई, रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट दी कांस्टेंट प्राइस एंड नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट दी मार्केट प्राइस, है ना। जीवीए क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जो वैल्यू एडिशन है उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं। एंड पीएफसीई जो है प्रीवियसली फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये हाउस होल्ड स्पेंडिंग है पर्सनल कंजम्पशन के लिए। एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट को बताता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी यार, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्रंटियर एआई। ये न्यूज़ में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्रंटियर एआई की बात करें। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा दुनिया बोल सकते हो जहाँ पे रीजनिंग की पावर होती है उसकी, है ना, लर्निंग कर सकता है, सेल्फ करेक्शन कर सकता है, ये कोर कैपेबिलिटीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी फोकस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन लर्निंग कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकता है, कंप्यूटर विजन रखता है, रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकता है, डीप लर्निंग भी कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब टेक्नोलॉजी फोकस के अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एआई को यहाँ पे नैरो एआई जो कि वीक एआई होता है, जनरल एआई जो कि स्ट्रॉन्ग एआई होता है, एक होता है जनरेटिव एआई। तीन तरीके से हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं एआई को, नैरो एआई, जनरल एआई एंड जनरेटिव एआई। एक होता है फ्रंटियर एआई। ये फ्रंटियर एआई क्या है, इसके पास एडवांस, ठीक है, एसओटीए होता है। एसओटी का मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटीज रखता है। फ्रंटियर एआई यार मल्टी मॉडल फंक्शनलिटी कर सकता है। एक एमर्जेंट एबिलिटीज़ है इसके अंदर, ये ऑटोनॉमी रखता है, एडवांस ऑटोनॉमी, ठीक है। एजेंटिक बिहेवियर रखता है कि इंसान के तौर पे सोचता है। गवर्नेंस कंसर्न है बिकॉज फ्रंटियर एआई जो है मिस इन्फॉर्मेशन रख सकता है, साइबर थ्रेट हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, जॉब डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये एक तरह से इंसान के जैसे ही अपने आप को गलती को सुधारते रहेगा ये।
ऑटोनोमस रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो एआई बिल्ड सक्सेसर सिस्टम है जो कि लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल का यहाँ पे रिस्क रहता है यार। ऑटोनोमस रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये जो कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे, ये जो एडवांसमेंट देखने को मिला एआई के अंदर, वहाँ पे जो रिसेंट ब्रेक थ्रूज हमको एआई में देखने को मिले, लाइक ऑटोनोमस इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सुपर ह्यूमन अपडेट स्पीड की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल हॉरिजॉन लेंथ हमको देखने को मिला, ड्रग डिस्कवरी में एआई। तो एआई को बोला कि भाई तू ऐसा दवाई बना जो कि इसके लिए हो, तो पहले हमको रिसर्च करना पड़ता, अब एआई रिसर्च करके दवाई बना दे रहा है, ठीक है। क्लाइमेट साइंस मॉडल बना दे रहा है एआई। तो ऑटोनोमस एआई जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पे एक तरह से ब्रेक थ्रू के फॉर्म में हम देखते हैं। एआई इकोसिस्टम इंडिया के अंदर हम बात करें तो एआई जो है थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है भाई ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी के अंदर। इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है एंड 16% जो ग्लोबल टैलेंट पूल है वो इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। इंडिया ने इसी देखते हुए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया यार। एआई का जो प्रभाव है दुनिया के अंदर उसको देखते हुए इम्पैक्ट एंड ग्रोथ की बात करें तो भाई ग्रास रूट लेवल पे एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक किसान ई मित्र की बात करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट है भाई इंडिया जो है, हाई डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अराउंड 25 to 35% है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है एआई की दुनिया में। एआई का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है दुनिया में यार, लाइक गवर्नेंस में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एआई की तो जो सेक्टरल एप्लीकेशन है, जैसे हमने एग्रीकल्चर में बात किया, एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं एआई का इस्तेमाल, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग है उसमें एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक किसान ई मित्र एआई चैटबॉट जो किसान को उसके क्वेश्चन का, सवाल का जवाब देगा, एक तरह से हेल्प करेगा खेती में। तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म ये भी एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा यार। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो कि एआई पे बेस्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहा है किसानों को। हेल्थ केयर के अंदर एआई का इस्तेमाल है, जो लास्ट माइल है, कोने कोने तक एआई जो है वो पहुंच के लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है ना। अर्ली डिसीज डिटेक्शन में हेल्प करता है एआई जो है हेल्थ केयर में। ऑल्सो हेल्थ केयर में जो टेलीमेडिसिन के जो ट्रायज है कि कौन सा किसको कितना जल्दी यहाँ पर ट्रीट करने के जो ट्रायज करते हैं ना भाई, रेड येलो ब्लू है ना, तो किसको जल्दी ट्रीट करना है किसको लेट में ट्रीट करना है, उसको ट्रायज में एआई हमको हेल्प करेगा। लैंग्वेज एंड इंक्लूजन की बात करें तो लैंग्वेज जो टैक्स है वो यहाँ पर बस रिमूव कर दे रहा है। भाषणी ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। डिजास्टर प्रिपेयरनेस में यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब प्रिडिक्टिव सेफ्टी प्रिडिक्ट करता है या कि हमें यहाँ पे ये डिजास्टर आने वाले हैं, क्या क्या करना चाहिए। मौसम जीपीटी वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, जो कि एक तरह से मौसम के रिलेटेड यहाँ पे एआई जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ग्लोबल एआई कम्पिटिटिवनेस की बात करें तो दुनिया में यहाँ पे $1 ट्रिलियन मार्केट है एआई की दुनिया। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हमको एक समय बाद देखने को मिलेगा यार। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर एंड माइक्रोचिप जिसके पास है वो एक तरह से एआई में आगे बढ़ जाएगा। तो एआई में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है समय के साथ। चैलेंजेस एंड रिस्क क्या है भाई, रिस्क एंड सेफ्टी डायमेंशंस हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन हो सकता है, अपने आप में एआई खुद को बना के खुद से इवॉल्व हो गए, ऐसा कुछ बन जाए जो कि इंसान को आगे इंसान को भी छड़ दे, ऐसा भी हो सकता है यार है ना। वॉल्व अलाइनमेंट फेलियर भी हो सकता है। ब्लैक बॉक्स इंटरप्रेटेबिलिटी की बात करते हैं, एडवर्सल वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं, बायस एंड सिस्टम एक्सप्लॉइट्स हो सकता है। डाटा प्राइवेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच कर सकता है भाई। इकोनॉमिक एंड लेबर इंप्लीकेशंस की बात करें तो जॉब ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस लॉस यार, बिकॉज देखो अभी जो है एआई नौकरी नहीं खा रहा है, एआई नए नौकरी बना रहा है, पुराने नौकरियों को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन की बात करते हैं, डिसरप्शन ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्ट कर देगा, है ना। ब्रॉड सेक्टरल डिसरप्शन कर सकता है। जियोपॉलिटिकल एंड टेक्निकल हर्डल्स की बात करें तो एआई डिजाइंड हार्डवेयर लूप्स की बात करते हैं। एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस हमको देखने को मिले यार। एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड आर्म रेसेस की बात करते हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जियोपॉलिटिक्स में। एआई का जो एक्शन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है ग्लोबल लेवल की बात करें तो ईयू एआई एक्ट 2026 में आया। यूएस ने NIST फ्रेमवर्क बनाया एआई से संबंधित। यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल डायलॉग किया 2026 में। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए भाई, एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2026 में आए। एआई इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया एंड एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट किया। रीस्किलिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम चलाए भाई एआई से संबंधित। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमारे पास ये टेक्निकल एंड सिक्योरिटी रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे हार्डवेयर लीगल ऑडिटिंग करना पड़ेगा, है ना। जो एयर गैप सैंडबॉक्स टेस्टिंग करने पड़ेंगे भाई, है ना। डिफेंसिव साइबर इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा एंड पॉलिसी एंड प्लानिंग में, है ना, जो फेल सेफ मैकेनिज्म एंड लाइबिलिटीज़ को ध्यान देना है। रिस्क जो प्लानिंग है सिमुलेशन रिस्क प्लानिंग करना पड़ेगा पहले से, बाद में जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए इंटरनेशनल लाइबिलिटीज एंड फ्रेमवर्क की बात करते हैं।
तो ये तो हमने बात की अबाउट दी मेंस रिलेटेड टॉपिक्स की। नाउ प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक हमारे पास न्यूज़ में था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो था उसको गोल्ड NAEG मिला। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड NAEG मिला। तो ये NAEG क्या है भाई? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस किसको मिला? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है क्या भाई? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है जो कि ग्राम पंचायत के लिए बनाया गया है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, है ना। ये SDG बेस्ड इवेल्युएशन करता है 9 थीमेटिक एरियाज़ में। एंड इस तरह से ग्राम पंचायत इसके अंदर 2.6 लाख ग्राम पंचायत कवर होते हैं, 150 इंडिकेटर्स हैं, 30 डाटा पॉइंट्स हैं। ये परफॉर्मेंस कैटेगरीज में उसको यहाँ पे डिटरमाइन करता है, देखता है कि कौन कितना अच्छा पंचायत काम किया, किसने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको डेवलप किया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। अब हम बात करते हैं जो NAEG है ये क्या है, जिसने ये गोल्ड अवार्ड दिया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। तो NAEG जो है वो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, जो अच्छा गवर्नेंस करता है उसको अवार्ड देती है। कौन? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ई गवर्नेंस एक्सीलेंस पे इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए लाया गया। और अवार्ड कौन करता है यार? DARPG। स्टार्टेड इन 2003 पहली बार स्टार्ट किया गया। इसके अंदर अवार्ड्स की बात करें तो गोल्ड अवार्ड होते हैं, सिल्वर अवार्ड होते हैं। गोल्ड अवार्ड में ट्रॉफी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, 10 लाख रुपए मिलते हैं। सिल्वर अवार्ड में एक ट्रॉफी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए ये लाया गया। एंड ये जो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की बात करें 2026 में 17 प्रोजेक्ट्स इन 7 कैटेगरीज में यहाँ पे कंसिडर किए गए। 10 गोल्ड, है ना, 6 सिल्वर एंड एक जूरी अवार्ड मिला। जिसमें मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको गोल्ड मिला। एग्रीस्टैक को गोल्ड मिला, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। ई जागृति जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर इसको गोल्ड मिला। एंड महाकुंभ 2025 को जो डिजिटल मैनेजमेंट था उसको भी यहाँ पे गोल्ड मिला। AI एनेबल्ड ई संजीवनी को गोल्ड मिला। इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को गोल्ड मिला। एंड जूरी अवार्ड में जो CORS नेटवर्क है उसको जूरी अवार्ड मिला यार, ठीक है। सो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट प्रीलिम्स मेंस, जो पूरा वीक में जो करंट अफेयर था उसको रिवाइज किया यार, बहुत जरूरी है रिवाइज करना।